पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 41, क्या वह वास्तव में हो सकता है? फुश, अराजक अंतरिक्ष के बहुरंगी विस्तार में प्रकाश और ऊर्जा के भ्रामक उल्कापिंड हर जगह उड़ रहे थे, जिससे इंद्रधनुषी रंग की अराजक ऊर्जा की बाढ़ आ गई, जिसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। वहां अस्त व्यस्त स्थान में 10 से अधिक आकृतियां खड़ी थीं, सभी के चेहरों पर आश्चर्य था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑर्लॉफ ने ऑगस्टा को अपना स्वर्णिम संसार शरीर सिखाया होगा। हम 4 दिव्य जंतुओं के रक्तसार। अंततः वे ऑर्लॉफ के हाथों में पहुंच गए। विनाश के प्रमुख शासक वोड्रेट के चेहरे पर एक उदास भयावह भाव था। लगता है लिनली ने 4 दिव्य जंतुओं के रक्तसार ऑगस्टा को बेच दिए थे और ऑगस्टा ने फिर उसे ऑर्लॉफ को दे दिया। वोड्रेट के चेहरे का भाव और भी कुरूप होता गया। लिनली, उफ। वोड्रेट को अपने सीने में जलन महसूस हुई, लेकिन ठीक इसी समय ऑगस्टा के शरीर से एक धुंधला भ्रामक प्रेत उभरने लगा। अरे! लिनली चौंक गया। वह सतर्क हो गया और तुरंत अपने जल प्रकार के सॉवरेन क्लोन और वायु प्रकार के सॉवरेन क्लोन को वापस अपने मुख्य शरीर में मिला दिया। लिनली, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऑगस्टा ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हारे पास कोई तकनीक है तो उसे दिखाओ, वरना मैं फिर से हमला करूंगा। लिनली काफी उदार लग रहा था, लेकिन असल में वह इस समय बेहद सतर्क था। उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऑगस्टा के बारे में सब कुछ जानता है। अगर वह बेपरवाही से हमला करता रहा तो उसे धोखा दिया जा सकता था। बेहतर यही होगा कि सावधानी बरती जाए और बचाव किया जाए और पहले स्थिति की जांच की जाए। तो फिर मर जाओ, ऑगस्टा ने एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। लिनली और भी सतर्क हो गई। ऑगस्टा की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं और वह लिनली को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर की भ्रामक छवियां अचानक फैल गईं और एक विशाल 100 मीटर ऊंचे सुनहरे टाइटन का भ्रम पैदा हो गया। टाइटन की विस्मयकारी आभा देखकर लिनली भी चिंतित हो गया। एक जन्मजात दिव्य क्षमता, ऑगस्टा कैसा दिव्य प्राणी है, लेकिन वह हो नहीं सकता। उसके 182 बच्चे हैं। लिनली ने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना था कि ऑगस्टा एक दिव्य जानवर था। धमाका! ऑगस्टा के पतंगे से एक सुनहरा धब्बा निकला और लिनली की ओर तेज गति से चला। लिनली ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी लाइफ ओवरगॉड तलवार से उसे रोक दिया, लेकिन जब वह सुनहरी भ्रामक रोशनी लिनली की लाइफ ओवरगॉड तलवार से टकराए, धमाका! ये गायब हो गया। क्या? लिनली चौंक गया। इतना कमजोर? अभी ऑगस्टा के रवैये को देखते हुए लिनली को लगा था कि ऑगस्टा उसके खिलाफ कोई बेहतरीन तकनीक तैयार कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक बनावटी तकनीक है। उस सुनहरे भ्रम की आक्रमण शक्ति शायद लिनली को खरोंच भी नहीं पाती, भले ही वह सीधे उसके सिर पर लगी होती। जाहिर है यह उसे बस परेशान करने के लिए था। हा, लिनली, तुम्हें सचमुच बेवकूफ बनाना आसान है। ऑगस्टा की बेतहाशा हंसी लिनली के दिमाग में गूंज उठी। मुझे फिर से धोखा मिला। लिनली का चेहरा बदल गया। अब तक ऑगस्टा 10,000 किलोमीटर दूर जा चुका था। स्वूश! लिनली ने तुरंत अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी, एक बार फिर तेज गति से पीछा करते हुए। लेकिन कुछ ही देर में लिनली को कुछ समझ आ गया। स्वर्णिम संसार शरीर उसे केवल अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपने भौतिक हमलों को थोड़ा और मजबूत बनाने की अनुमति देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा ड्रैगन फॉर्म मेरे अपने शरीर को मजबूत बनाता है। हालांकि चूंकि मैं उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए शारीरिक शक्ति में यह वृद्धि शक्ति संतुलन को ज्यादा नहीं बदल पा रही है। धमाका! लिनली के शरीर के भीतर की स्याह जेड जैसी मिश्रित शक्ति बेतहाशा फूट पड़ी। ड्रैगन रूप में लिनली लगातार अपने और ऑगस्टा के बीच की दूरी कम कर रहा था और पूरी गति से उसका पीछा कर रहा था। लिनली ने वाकई इतनी शक्ति बढ़ा ली है। गोल्डन संसार बॉडी तकनीक से मिली थोड़ी सी शक्ति उसके सामने बिल्कुल बेकार है। हालांकि ऑगस्टा घमंडी और ढीठ लग रहा था, फिर भी वह मन ही मन दुखी था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि लिनली उसका पीछा कर रहा है और उसने मन ही मन कहा, ऑर्लॉफ, जल्दी आओ, वरना। दिव्य क्षेत्र, ऑर्लॉफ गार्डन में 8 शासक रहते थे। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से ऑर्लॉफ गार्डन का स्वामी था। लिनली ने सचमुच अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली और ऑगस्टा को इस हालत में पहुंचा दिया। सफेद बालों वाला, सफेद वस्त्र पहने ऑर्लॉफ सीधा खड़ा था। उसकी निगाहें ठंडी और शांत थीं। अगर उसे ऑगस्टा के स्वभाव को देखते हुए पूरी तरह से मजबूर किया जाए तो वह जरूर ऐसा करेगा, और वोड्रेट और बाकी लोग जरूर अंदाजा लगा लेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ऑर्लॉफ ने हाथ हिलाया। देखते ही देखते पूरा ऑर्लॉफ गार्डन तेजी से सिकुड़ने लगा। फिर एक धुंधली रोशनी में बदल गया जो ऑर्लॉफ के शरीर में उड़ गई। लॉर्ड ऑर्लॉफ, बगीचे में मौजूद नौकर और बाकी 7 राजा सभी हैरान होकर उसे घूर रहे थे। ऑर्लॉफ ने ऑर्लॉफ गार्डन क्यों छीन लिया? ऑर्लॉफ का चेहरा भारी लेकिन शांत था। अपने हाथ की एक लहर से उसने अपने सामने के स्थान में एक दरार डाल दी और फिर तुरंत उस अराजक स्थान में कदम रख दिया। ये 7 सम्राट वे 7 सम्राट थे जिन्होंने ऑर्लॉफ की सेवा करने का चुनाव किया था। मानलू और बोर्टे भी उनमें शामिल थे। लॉर्ड ऑर्लॉफ का मूड खराब लग रहा है, मानलू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। पहले लॉर्ड ऑर्लॉफ को चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आती हों, वे मुस्कुराते हुए उनका सामना करते थे। कोई भी चीज उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी नीले बालों वाली 3 आंखों वाली एक सुंदरी ने भी हैरानी से कहा, और लॉर्ड ऑर्लॉफ जब भी यात्रा करते हैं तो ऑर्लॉफ गार्डन को अपने साथ बहुत कम ले जाते हैं।
चलो चलें, हम भी जाकर देखते हैं। अग्नि के अधिपति बोल्टे ने भी हाथ हिलाया, अंतरिक्ष में एक दरार बनाते हुए, फिर तुरंत उसमें प्रवेश करने का बीड़ा उठाया। बाकी 6 हैरान अधिपतियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे अराजक अंतरिक्ष में दौड़ लगा दी। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जब उन्होंने अपनी दिव्य भावना फैलाई, क्या सातों सॉवरेन के चेहरे बदल गए। लिनले और ऑगस्टा, 2 मुख्य सॉवरेन स्तर के विशेषज्ञ, जब तक वे उस अराजक जगह में दाखिल हुए, वहां 20 से ज्यादा सॉवरेन इस लड़ाई को देख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड ऑर्लॉफ वहां गए। इसका मतलब है कि ऑगस्टा मुश्किल में है। उन सभी अधीनस्थ सॉवरेन को ऑर्लॉफ और ऑगस्टा के रिश्ते के बारे में पता था। चलो चलते हैं, वहां उड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, वरना अगर हम पर बिजली की कोई लहर चली तो हम उससे मर सकते हैं। सातों सॉवरेन भी करीब आ गए। दरअसल देखने वाले कई सॉवरेन लिनली और ऑगस्टा की ओर बढ़ रहे थे। बस उसी समय उन्होंने कम से कम कुछ अरब किलोमीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखी। इस दूरी पर सॉवरेन की प्रतिक्रिया गति को देखते हुए वे बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए। ऊर्जा तरंगें इतनी दूर तक नहीं जा सकती और फिर भी इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि सॉवरेन को नुकसान पहुंचा सकें। लिनली और ऑगस्टा के बीच केवल कुछ 100 किलोमीटर की दूरी थी, 10,000 किलोमीटर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। इससे दोनों की गति में अंतर का अंदाजा लगाया जा सकता था। 1000 साल पहले लिनली की गति ऑगस्टा से थोड़ी तेज थी, क्योंकि जब उसने 4 गहन रहस्यों को एक साथ मिलाया था तब उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। हालांकि यह मुख्य रूप से आक्रमण शक्ति के संदर्भ में था और उसकी गति में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ी वृद्धि हुई थी। विस्फोट के गहन रहस्यों में आखिरकार कुछ ऐसे पहलू थे जो किसी को और तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते। ऑगस्टा का शरीर रूपांतरित हो रहा था और उसकी गति बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वह लिनली से कुछ धीमा था। ओह, ऑर्लॉफ आ गया। लिनली की दिव्य इंद्रिय ने ऑर्लॉफ को आसानी से पहचान लिया। ऑगस्टा को भी ऑर्लॉफ के आने का पता चल गया। खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने जल्दी से लिनली को संदेश भेजा, लिनली, ये खबर कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो लॉर्ड ऑर्लॉफ तक पहुंच चुकी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस प्लेनर युद्ध के बाद लॉर्ड ऑर्लॉफ मुझ पर एक और एहसान के ऋणी हैं। अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो लॉर्ड ऑर्लॉफ तुम्हें जरूर मार डालेंगे। ऑगस्टा, अपनी ताकत बचाकर रखो, मुझे धमकाने का कोई मतलब नहीं है। लिनली ठंडी हंसी और जैसे ही वह 200 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा, उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई। लिनली, एक गर्मजोशी भरी कोमल आवाज गूंजी, लॉर्ड ऑर्लॉफ। लिनली ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। ऑर्लॉफ इस समय दिव्य लोक से जल्दी जल्दी आ रहा था, जबकि लिनली और ऑगस्टा कुछ ही देर पहले दिव्य प्रकाश विमान से उड़ान भरकर आए थे। दोनों विमानों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। अगर ऑर्लॉफ पूरी गति से भी उड़ता तो भी उसे पहुंचने में कई मिनट लग जाते। संप्रभुओं के लिए अनगिनत वार करने के लिए 1 सेकंड ही काफी था। कितने मिनट? लिनली और ऑगस्टा के लिए अपनी मौत तक की लड़ाई खत्म करने के लिए बस इतना ही काफी था। लिनली, ऑगस्टा मेरी अच्छी दोस्त है। चाहे तुम और ऑगस्टा एक दूसरे से कितनी भी नफरत क्यों न रखते हो, मैं तुमसे, लिनली, यही गुजारिश करना चाहूंगा कि तुम इसे कुछ समय के लिए शांत कर दो। ऑर्लॉफ ने भेजा। असंभव, लिनली ने मना कर दिया। मुझे कुछ सम्मान दो। तुम क्या कहते हो? ऑर्लॉफ अभी भी बहुत शांत था। हालांकि अतीत में लिनली ऑर्लॉफ के प्रति सद्भावना रखता था, लेकिन वर्तमान लिनली उसके प्रति थोड़ा गुस्सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। अतीत में जब ऑगस्टा ने लिनली को धोखा दिया था और उसके 4 दिव्य जानवरों के रक्तसार को छीन लिया था, तो भाग्य का प्रमुख शासक ऑर्लॉफ उसका साथी था, और अब ऑर्लॉफ उसे ऑगस्टा को छोड़ देने के लिए कह रहा था। माफ करना, आज तो उसे जरूर मरना होगा। लिनली का रवैया और भी कड़ा हो गया। लिनली और ऑगस्टा अब 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। लिनली, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे सामने ही उसे मारने पर अड़े हो? भाग्य के अधिपति ऑर्लॉफ अंततः क्रोधित हो गए। उनके शब्द भी कुछ उग्र हो गए। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अगर तुम इसी पर अड़े रहे तो भविष्य में मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिनली का दिल बैठ गया। ऑर्लॉफ कार्रवाई करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना फैसला कर लिया और पीछे हटने की योजना बना ली। लिनली, अगर तुम अभी हार मान भी लो तो भी तुम और मैं दोस्त बने रहेंगे। ऑर्लॉफ ने भेजा। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम पहले दोस्त थे? लिनली ने व्यंग्य किया। अगर हम दोस्त होते तो तुम ऑगस्टा को मुझे धोखा देने में क्यों मदद करते? उसने कहा था कि वह मेरी मां को स्वतंत्र इच्छा वापस कर देगा, लेकिन वह सरासर झूठ था। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम, भाग्य के महान अधिपति, एक देवदूत को स्वतंत्र इच्छा वापस दिलाने के रहस्यों के बारे में नहीं जानते। ऑर्लॉफ ने आह भरी। लिनली, तो इसी बात पर तुम इतने नाराज हो? असल में मैं ऑगस्टा से एक एहसान मांग रहा था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। लिनली, ऑर्लॉफ की आवाज अचानक तेज हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिनली अब ऑगस्टा से 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। मार डालो, लिनली ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसके हाथों में जीवन देवता की तलवार एक बार फिर फूट पड़ी। कड़कड़ाहट, तलवार की अदम्य तीक्ष्ण ऊर्जा एक किरण में बदल गई। उस सत्ता के सामने अस्त व्यस्त अंतरिक्ष में वास्तविकता का ताना बाना टिश्यू पेपर जितना कमजोर था। जैसे ही तलवार की ऊर्जा की किरण ऑगस्टा के शरीर पर पड़ी, वह आसानी से भेद दी गई। तलवार की ऊर्जा किरण बहुत ज्यादा मोटी थी। लाइटसेबर उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाया।
ऊर्जा की किरण ऑगस्टा की कमर से होकर गुजरी और ऑगस्टा को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे उसकी कमर धूल में बदल गई। ऑगस्टा की गति धीमी हो गई और लिनली तुरंत आ पहुंची। ऑर्लॉफ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ऑगस्टा अचानक जोर से हंसा और लिनली को घूरते हुए उसकी आंखों में पागलपन छा गया। लिनली, अनगिनत सालों में कोई भी मुझे इस हालत में नहीं ला पाया। मेरे पास ऑर्लॉफ और अपने बीच हुए समझौते को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब तुम मर जाओगे। लिनली के मन में ये गहरी, उन्मत्त आवाज गूंज उठी, लेकिन लिनली मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। ऑगस्टा ने पिछली बार भी यही चाल चली थी, उसे डराने के लिए। क्या तुम लगातार 2 बार एक ही रणनीति अपनाना चाहते हो? लिनली ने जवाब दिया, मुझे अब ठीक ठीक पता है कि तुम कितने ताकतवर हो। जब तक तुम्हारे पास कोई जन्मजात दिव्य क्षमता या कोई और अनोखा हमला नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास है ही नहीं। ये कहते हुए लिनली ने एक बार फिर अपनी जीवन परमेश्वर तलवार उठा ली। 2 भागों में बटा ऑगस्टा अब पहले की तरह आसानी से चकमा नहीं दे पा रहा था। ऑगस्टा का चेहरा बिल्कुल ठंडा और भावहीन था, और फिर उसने सिर उठाते हुए एक भयानक चीख मारी। गड़गड़ाहट। अचानक धुंधली, भ्रामक छवियां उभर आईं। ऑगस्टा के सिर से एक सिंदूरी पक्षी का प्रेत प्रकट हुआ। उसके बाएं भाग से 3 मीटर लंबे एक नीले अजगर का प्रेत प्रकट हुआ, जबकि उसके दाएं भाग से दिव्य राक्षस सफेद बाघ का प्रेत प्रकट हुआ। उसकी लुप्त कमर के नीचे दिव्य राक्षस काले कछुए का प्रेत प्रकट हुआ। ऑगस्टा ने लिनली को ठंडी निगाहों से देखा। असंभव। लिनली अपने मन में जोर से चिल्लाया। ये तकनीक, आश्चर्यजनक रूप से, वह सर्वोच्च तकनीक थी जिसे विनाश के प्रमुख शासक वुड्रेड ने 4 दिव्य जंतुओं की अंतर्निहित दिव्य क्षमता, स्पेस-टाइम पैराडॉक्स, पर शोध करने के बाद विकसित किया था। वुड्रेड ने कहा कि उसने अपनी सर्वोच्च तकनीक के बारे में सिर्फ भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ को बताया था, और उसने ऑर्लॉफ से एक ओवरगॉड शपथ ली थी कि वह इसे किसी और को नहीं सिखाएगा। विनाश के प्रमुख शासक ने इसे ऑगस्टा को तो नहीं सिखाया होगा। फिर लिनली के दिमाग में एक विचार पौधा। लिनली हैरानी से ऑगस्टा को देख रहा था, जो उस समय स्पेस टाइम पैराडॉक्स कर रहा था। क्या यह वही हो सकता है? ठीक इसी क्षण अराजक अंतरिक्ष में आसपास का स्थान पहले से ही मुड़ने, विकृत होने और बदलने लगा था, जिसका श्रेय इस स्पेस टाइम पैराडॉक्स तकनीक को जाता है। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 42, पृथ्वी अग्नि जलवायु अंतरिक्ष समय विरोधाभास। विनाश के प्रमुख सम्राट वुड्रेड चाहे कितने भी शांत और संयमित क्यों न रहे हों, ये देखकर उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे ये तकनीक कैसे पता? ऑर्लॉफ ने तो ओवरगॉड्स की कसम खाई थी, वह उसे तोड़ ही नहीं सकता था। वाह, क्या हो रहा है? उसके मन में एक स्पष्ट आवाज गूंजी। यह मृत्यु के प्रमुख शासक की आवाज थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और शासक एक दूसरे तक सूचनाएं कितनी तेजी से फैला सकते थे, ये देखते हुए और भी शासक उस अराजक स्थान पर पहुंच गए। 40 से ज्यादा शासक पहले से ही इस युद्ध को देख रहे थे। मुझे भी नहीं पता। विनाश के प्रमुख सम्राट पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उस पल उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तुमने कहा था कि ऑर्लॉफ इसे किसी और को नहीं सिखा सकता। तुम्हारे बारे में क्या तुमने इसे किसी और को सिखाया? मृत्यु के प्रमुख सम्राट ने जल्दी से कहा। मैं इसे किसी और को कैसे सिखा सकता हूँ? विनाश के प्रमुख सम्राट ने घबराहट में जवाब दिया। तो फिर 2 ही संभावनाएं हैं। पहली यह कि ऑगस्टा ने इसे स्वयं विकसित किया हो। मृत्यु के प्रमुख शासक ने कहा। असंभव। उसके पास 4 दिव्य जंतुओं का रक्तसार कब से है? इसके अलावा मैं इसे विकसित कर पाया क्योंकि मैं बहुत पहले ही विनाश के आदेशों का आदर्श बन चुका था, और मुझे आत्मा की भी पूरी समझ थी। भाग्य ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। ऑगस्टा आदर्श भी नहीं बन पाया। अगर आप उसे 1 खरब साल भी दे दें तो भी उसके लिए इस तकनीक का एक अंश भी विकसित करना असंभव होगा। विनाश के प्रमुख शासक को इस बात का पूरा यकीन था। तो फिर एकमात्र संभावना दूसरी ही है, हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मृत्यु के प्रमुख शासक की आवाज में भय का भाव था। विनाश के प्रमुख शासक का चेहरा भी बदल गया। क्या तुम कह रहे हो कि ऑर्लॉफ, हमें जल्द ही पता चल जाएगा? हालांकि अब लिनली भी खतरे में है। मृत्यु के प्रमुख शासक ने उसे चिंतित होकर संदेश भेजा। अगर हम उसे बचाने की कोशिश भी करें तो भी हम समय पर नहीं बच पाएंगे। विनाश के प्रमुख सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। ऑगस्टा ने ये तकनीक पहले ही इस्तेमाल कर ली है। शायद क्योंकि उसके पास 4 दिव्य जंतुओं का रक्तसार बहुत कम है, इसलिए उसकी शक्ति मेरी शक्ति से कम है। लेकिन लिनली जैसे लोग इसका सामना नहीं कर सकते। आखिरकार लिनली के पास आत्मा की रक्षा करने वाला कोई ओवरगॉड आर्टिफैक्ट नहीं है। लिनली इस समय सचमुच बहुत मुश्किल में था। 40 से ज्यादा सम्राट उस अस्त व्यस्त अंतरिक्ष में फैले हुए सब कुछ देख रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से सम्राट भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सके। लिनले, ये सर्वोच्च विशेषज्ञ जो 10,000 वर्षों में अचानक प्रमुखता में उभरा और कानूनों के मुख्य शासकों को ग्रहण लगा दिया। क्या ये हो सकता है कि यह शानदार चमकता सितारा प्रकाश के अपने अंतिम विस्फोट को जारी करने के बाद गिरने वाला था? जब 4 दिव्य जंतुओं के प्रेत प्रकट हुए तो एक अनोखी अदृश्य ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। 1 करोड़ किलोमीटर के दायरे में सारा अंतरिक्ष अचानक थम गया। लगातार टूटता और दरकता हुआ अंतरिक्ष बीच दरार में ही जम गया, जबकि 90% से ज्यादा अदृश्य ऊर्जा लिनली पर पूरी तरह से मुक्त हो गई। स्पेस टाइम को संपीड़ित करना, उसे विकृत करना, समय का प्रवाह बदल जाता है। लिनली को जब इस तकनीक का सामना करना पड़ा तो अचानक एक जाना पहचाना एहसास हुआ। यह ऑगस्टा को घेरे हुए 4 दिव्य प्राणियों के प्रेतों को देखते ही लिनली की निगाहें चमकने लगीं।
हर एक प्रेत एक अनोखी ऊर्जा छोड़ रहा था, और जब वे एक साथ मिल जाते तो ये पूरी तकनीक प्रकट हो जाती। ये 4 अनोखी ऊर्जाएं वास्तव में ब्रह्मांड को इस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम थीं कि वे अंतरिक्ष और समय को प्रभावित कर सकें। ये नहीं है। लिनली की आंखें तुरंत घूम गईं। इस पल समय भी ठहर गया था। ऑगस्टा के मुंह से निकली पारभासी रोशनी की किरण भी अचानक बहुत धीमी हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही। इतने सालों में लिनली हमेशा अलग अलग नियमों से जुड़े उन 4 गहन रहस्यों को एक संपूर्ण रूप में मिलाने की कोशिश में लगा रहा था। हालांकि वह अर्चन तक प्रशिक्षण लेने में सक्षम था, लेकिन चारों नियमों को पूरी तरह से मिलाने का अंतिम चरण लिनली को अभी भी पूरा करना बाकी था। वह इस सीमा को पार नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब उसने उन 4 प्रकार की ऊर्जाओं के अनोखे पूर्ण विलय को महसूस किया, और यह कि वे कैसे आकाश को नियंत्रित करती हैं, ऐसा लग रहा था मानो किसी महान मूर्तिकार ने, जिसने पूर्णता की खोज में अथक परिश्रम किया था, अचानक एक महान मूर्तिकार की मूर्ति देखी और उसे तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। यह वर्तमान लिनली थी। नीला ड्रैगन जल गुण था। जल कोमल और कोमल था, जो सब कुछ अपने में समाहित कर सकता था। काला कछुआ पृथ्वी का गुण था। पृथ्वी विशाल, भारी और भारी थी। सफेद बाघ हवा का प्रतीक था। हवा अदृश्य और निराकार थी, बिना किसी पैटर्न के प्रकट और लुप्त होती रहती थी। सिंदूरी पक्षी अग्नि का प्रतीक था। आग बेतहाशा जलती और धधकती थी, और उसकी प्रचंडता अप्रत्याशित थी। ये स्पेस-टाइम विरोधाभास वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु का संयोजन था। जब कोई किसी अड़चन में फंस जाता है तो वह खरबों साल बिना उसे तोड़े बिता सकता है, लेकिन ये भी संभव था कि कुछ दिनों बाद ही वह उसे तोड़ सके। इसके लिए भाग्य की आवश्यकता थी, अंतर्दृष्टि की अचानक चमक की आवश्यकता थी। पिछली बार लिनली सिर्फ लड़ाई देख रहा था, इसलिए उसने तकनीक को ज्यादा गहराई से नहीं समझा था। इसके अलावा पिछली बार वह 4 नियमों के विलय में इस अड़चन तक नहीं पहुंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन अब इस स्पेस टाइम विरोधाभास का सामना करते हुए लिनली, जो इतने लंबे समय से एक अड़चन में था, को उन संचित अनुभवों का लाभ मिला। इस क्षण के लिए सब कुछ तैयार था, और अब जब अंतर्दृष्टि आई तो लिनली को अचानक समझ आ गया। वह समझ, अब उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। हालांकि इन सब का वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। इस अचानक ज्ञानोदय के लिए बस एक क्षण का एक अंश ही लगा। हम्फ मर जाओ। ऑगस्टा ठंडी हंसी हंस पड़ी जब वह पारदर्शी प्रकाश लिनली के शरीर तक पहुंचा। गड़गड़ाहट। प्राकृतिक नियमों के लागू होते ही दुनिया अचानक बदल गई। लिनली उस पारभासी प्रकाश किरण को देखकर मुस्कुराया। उसने एक हल्की सांस छोड़ी और उसके मुंह से एक पारभासी तलवार जैसी परछाई निकली। जब वह पारभासी प्रकाश किरण से टकराई तो उसने उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रकाश की पारभासी तलवार के अवशेष छोटे और पतले हो गए। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वह ब्रह्मांड से गायब हो गई। ऑगस्टा की आंखों में गहरा सदमा भर गया। यह नामुमकिन है। स्विश। लिनली की आंखों से 2 पारदर्शी तलवारों की परछाइयां निकलीं। उसके आत्मा के हमले की गति को देखते हुए ऑगस्टा पूरी तरह से बच नहीं सका, और तलवारों की 2 पारदर्शी परछाइयां उसके शरीर में धंस गईं। हालांकि ऑगस्टा को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या उसकी आत्मा की रक्षा वाकई इतनी शक्तिशाली है? लिनली आसपास के क्षेत्र पर नजर डालते हुए आश्चर्य से बोल पड़ा। 4 प्रकार के तात्विक तत्व उसे घेरे हुए थे। प्राकृतिक नियम पहले ही अवतरित हो चुके थे और उसकी आत्मा को रूपांतरित कर रहे थे। अगर मैंने इस स्पेस टाइम पैराडॉक्स तकनीक का व्यक्तिगत रूप से अनुभव न किया होता तो कौन जाने मुझे ये सफलता मिलने में कितना समय लगता। ये सफलता आदर्श बनने से भी ज्यादा कठिन थी। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये 4 नियम और उनके गहन रहस्य बिल्कुल अलग थे। इन्हें एक पूरे में पूरी तरह से मिलाना बेहद मुश्किल था, लेकिन लिनली सफल हो गया था। पैरागॉन बनने पर व्यक्ति को इनाम के तौर पर इच्छा शक्ति प्रदान की जाती है। मेरे लिए इन 4 नियमों को एक साथ मिलाना और भी मुश्किल था, और हमले की तकनीकी शक्ति पैरागॉन की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। मुझे लगता है कि मुझे मिलने वाली इच्छा शक्ति भी ज्यादा होनी चाहिए। लिनली साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसकी हर आत्मा की शक्ति बढ़ रही थी। क्योंकि लिनली एक आत्मा उत्परिवर्तक था, इसलिए उसके सफल होने पर प्रत्येक आत्मा विकसित हो जाएगी। लिनली हैरानी से खुद को रोक नहीं पाए। लिनली की आंखें बेतहाशा खुशी से भर गईं। मुझे वाकई विल का एक ऐसा हिस्सा मिला जो पैरागॉन से मिलने वाले हिस्से से 2 गुना था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उसे मिलने वाली विल की रकम पैरागॉन्स को मिलने वाली रकम से ज्यादा होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह 2 गुनी होगी। लिनली को इस बात ने वाकई हैरान कर दिया। मूलतः जब वह सफलतापूर्वक एक आत्मा उत्परिवर्तक बन गया था, हालांकि उसे इच्छा शक्ति प्रदान की गई थी, वह पैरागॉन की इच्छा शक्ति से 2 गुनी नहीं थी। इच्छा शक्ति के एक पूरे भाग की प्रत्येक वृद्धि शक्ति में 10 गुना वृद्धि दर्शाती थी। लिनली उस बाधा को पार करने और पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने में सक्षम था। इस प्रकार गहन रहस्यों के संदर्भ में उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी, लेकिन इच्छा शक्ति के 2 अंश प्राप्त करने पर इसका मतलब था कि उसकी शक्ति तुरंत 1000 गुना बढ़ गई थी। ये समझना जरूरी है कि बाधा के दौरान लिनली पहले से ही प्रकाश के प्रमुख अधिपति ऑगस्टा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वे बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थे। वे एक दूसरे से कई स्तरों पर अलग थे। उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना था। लिनली ने सचमुच उसे रोक दिया। क्या वह आसानी से उसे तोड़ पाया? मृत्यु और विनाश के प्रमुख शासक अन्य शासकों के साथ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अभी अभी प्राकृतिक नियम अवतरित हुए हैं। मृत्यु के अधिपति ने अचानक कहा। क्या तुम कह रहे हो
विनाश के अधिपति स्तब्ध रह गए। लिनली ने निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता हासिल की है, अन्यथा कानून उसके लिए उतर ही नहीं सकते थे। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वह इतनी जल्दी इतनी शक्ति में बढ़ पाता। मुझे लगता है कि वर्तमान लिनली हमसे कमजोर नहीं है, मृत्यु के प्रमुख शासक ने धीमी आवाज में कहा। दरअसल इच्छा शक्ति की दृष्टि से 3 संप्रभु स्पार्क्स और 4 नियमों के पूर्ण संयोजन से प्राप्त इच्छा शक्ति के 2 अंशों वाले एक चतुर्मुखी आत्मा उत्परिवर्तक के रूप में लिनली सामान्य मुख्य संप्रभुओं से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वह पहले से ही मुख्य संप्रभुओं में उन आदर्शों के बराबर था। तकनीकी स्तर पर अपने गहन रहस्यों के साथ वह एक पैरागॉन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ऊर्जा के मामले में उसकी संयुक्त संप्रभु शक्ति एक साधारण संप्रभु की शक्ति से 100 गुना ज्यादा थी। उसकी एकमात्र कमी ये थी कि उसका ओवरगॉड हथियार उसके अनुकूल नहीं था, इसलिए वह उसकी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद लिनली की शक्ति पहले से ही इतनी थी कि उसे एडिक्ट्स के 4 मुख्य संप्रभुओं से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। कैसे? तुम कैसे? ऑगस्टा ने अविश्वास से लिनली की ओर देखा। लिनली की शक्ति तुरंत 1000 गुना बढ़ गई थी। इस शक्ति वृद्धि ने लिनली को भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ का भी सामना करने का पूरा आत्मविश्वास दिया। लिनली को अब जरा भी डर नहीं लग रहा था। हंसते हुए उसने ऑगस्टा की ओर देखा। मुझे बहुत उत्सुकता है, तुम्हारा स्पेस टाइम पैराडॉक्स इतना कमजोर क्यों था? यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कमजोर था। 4 दिव्य जानवरों की अंतर्निहित दिव्य क्षमताओं के सम्मिश्रण से किसी की शक्ति 10,000 गुना से भी अधिक बढ़ जाती है। आखिरकार छोटे शासकों द्वारा मुख्य शासकों को नष्ट करने में सक्षम होना, कल्पना की जा सकती है कि यह कितना शक्तिशाली था। विनाश के प्रमुख सम्राट ने स्वयं कहा था कि स्पेस टाइम पैराडॉक्स को विकसित करते समय हालांकि उसकी शक्ति 4 दिव्य जंतुओं द्वारा प्रक्षेपित शक्ति से बहुत दूर थी, फिर भी वह उसकी अपनी मूल शक्ति से 1000 गुना अधिक थी। लेकिन ऑगस्टा की आकृति भागने की कोशिश करते हुए चमक उठी। स्वूश! लिनली का चेहरा भी चमक उठा और वह तुरंत ऑगस्टा के सामने आ गया। अपनी ड्रैकोनिक पूंछ के एक हल्के से झटके से उसने उसे कोड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए ऑगस्टा के शरीर पर जोरदार वार किया, जिससे वह दूर उड़ गया। खून के छींटे पड़े, लेकिन जैसे ही ऑगस्टा के शरीर पर रोशनी पड़ी, उसका मांस और त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गए। तुम्हारी स्पीड! ऑगस्टा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आज का लिनली पहले वाले लिनली से बिल्कुल अलग स्तर पर था। मैंने तुमसे कहा था, तुम भाग नहीं पाओगे। लिनली धीरे से हंसी। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुम्हारा स्पेस टाइम पैराडॉक्स इतना कमजोर क्यों है? ऑगस्टा ने अभी अभी लिनली की तेजी देखी थी, इसलिए अब भागने की कोई योजना नहीं थी। वह हंस पड़ा। कमजोर? इस तकनीक की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास 4 दिव्य जानवरों का कितना रक्तसार है। वोड्रेड ने मुझसे कहीं ज्यादा रक्तसार इस्तेमाल किया था, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से ज्यादा थी। लिनली हंसी और सिर हिलाया। ठीक है, अब समय आ गया है। अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो ऑर्लॉफ जल्द ही आ जाएगा। ये सुनकर ऑगस्टा का चेहरा बदल गया। लिनली, भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ, जो उस समय अराजक अंतरिक्ष से तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहे थे, ने लिनली को व्याकुल होकर संदेश भेजा। क्या ये सिर्फ तुम्हारी माँ को उसकी स्वतंत्र इच्छा वापस पाने देने का मामला नहीं है? ठीक है, मैं ऑगस्टा को उस दिव्य पुनरुत्थान कुंड के साथ अपने आध्यात्मिक बंधन से मुक्त करवा दूंगा। ऑर्लॉफ, तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो, लिनली ने जवाब भेजा। जहां तक मुझे याद है, और वास्तव में जहां तक कोई भी सम्राट याद कर सकता है, तुम ऑर्लॉफ, भाग्य के प्रमुख सम्राट के रूप में हमेशा दिव्य लोक में अपने ऑर्लॉफ उद्यानों में शोध कार्य में अपना समय बिताते हो। तुम कभी सांसारिक मामलों में नहीं पड़ते। तुम्हें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अब तुम घबराए हुए हो। जाहिर है वह मेरा अच्छा दोस्त है, ऑर्लॉफ ने जवाब भेजा। लिनली, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे। सिर्फ एक अच्छा दोस्त, लिनली ने हंसते हुए जवाब दिया, और भाग्य के मुख्य शासक का चेहरा थोड़ा बदल गया। ऑगस्टा को स्पेस टाइम पैराडॉक्स करते देखकर मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। आप एक ओवरगॉड शपथ से बंधे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप किसी और को स्पेस टाइम पैराडॉक्स सिखा सकें। लेकिन इसमें एक खामी है। अगर आप और ऑगस्टा शुरू से ही एक ही व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो भी राज आप जानते हैं वह उसे भी पता होगा। लिनली ने आह भरी। दरअसल अगर मैंने उस दूत की बात न मानी होती और बुला जाति के अस्तित्व के बारे में न जाना होता, तो मुझे इतनी जल्दी यह एहसास न होता। दरअसल जब मैंने पहली बार ऑगस्टा से लड़ाई की और महसूस किया कि उसकी शक्ति मेरी अपेक्षा से 10 गुना ज्यादा है, तो मुझे शक होने लगा कि उसके पास सॉवरेन के और भी क्लोन हो सकते हैं। बदकिस्मती से मैंने कभी सोचा भी नहीं था और न ही कभी हिम्मत की थी कि तुम और वह सचमुच एक ही इंसान हो। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, चूंकि तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम और मैं दुश्मन बन जाएं। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। लिनली मुस्कुराया और हाथ हिलाया। उसके हाथ में मौजूद जीवन देवता की तलवार एक सुंदर स्वप्न सी चाप में घूम गई और स्याही जैसी जेड प्रकाश की एक उंगली जितनी मोटी किरण निकली। आसपास के स्थान में बस वही स्याही जैसी जेड प्रकाश की उंगली जितनी मोटी किरण और एक उंगली जितनी मोटी स्थानिक दरार दिखाई दी। कोई स्थानिक लहरें भी नहीं बनी। ऊर्जा पूर्ण शिखर तक संकेंद्रित हो गई। लिनली की सबसे शक्तिशाली तकनीक, तलवार का इरादा / ऑगस्टा के सिर में एक छेद सा हो गया।
ऑगस्टा का मुंह खुल गया, लेकिन अब वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 43, एक नया नाम, भाग 1। ऑगस्टा का शरीर कुचलकर अस्त व्यस्त अंतरिक्ष के प्रवाह में गिर गया तथा नदियों के भीतर एक निर्जीव वस्तु की तरह बहता चला गया। प्रकाश के मुख्य अधिपति ऑगस्टा एक तलवार के वार से मारे गए। अगस्टा मर गया। लिनली ने ऑगस्टा को मार डाला। राजा गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। किसी मुख्य राजा को सचमुच मरे हुए अनगिनत साल हो गए थे। अच्छा हुआ कि वह मर गया। मृत्यु और विनाश के प्रमुख शासकों ने 10 से ज्यादा अन्य शासकों के साथ ऑगस्टा और ऑर्लोफ के बीच के संबंध का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। धमाका धमाका, ऑगस्टा की लाश से 2 प्रकाश किरणें निकली, बेहद तेज गति से। ये एक अंगूठी और लाइटसेबर थी। यहीं रुको। लिनली उन्हें समय पर पकड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह केवल अपनी सम्मिलित संप्रभु शक्ति का उपयोग करके एक दूरस्थ बाधा बना सकता था और इन 2 ओवरगॉड कलाकृतियों को इसके भीतर फंसाना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मेरी ओवरगॉड कलाकृतियों को फंसाने में सक्षम हैं? ऑर्लोफ की धीमी आवाज लिनली के मन में गूंज उठी। हवा में ही लाइटसेबर अचानक नाटकीय रूप से फैल गया। एक धमाके के साथ वह सीधे उस अवरोध को भेद गया। लिनली ने केवल 2 प्रकाशपुंजों को चमकते हुए देखा और फिर दोनों ओवरगॉड कलाकृतियां गायब हो गईं। लिनली ये देखकर खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। ओवरगॉड कलाकृतियां शुरू से ही भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लोफ की थीं। ऑर्लोफ के नियंत्रण में ओवरगॉड कलाकृतियां जिस तेजी से चल सकती थीं, उसे देखते हुए वे किसी भी शासक की गति से कहीं आगे निकल जाती थीं। लिनली से 10 अरब किलोमीटर दूर शून्य में सफेद वस्त्रधारी ऑर्लोफ ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी ओर उड़ते हुए लाइटसेबर को छीन लिया। ये लाइटसेबर फेट ओवरगॉड का हथियार था। उसका दूसरा क्लोन ऑगस्टा स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन फेट के प्रमुख शासक ऑर्लोफ के हाथों में इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। अंगूठी ऑर्लोफ की उंगली में भी फिसल गई। ऑर्लोफ दूर से ही अपने ओवरगॉड कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकता था और उन्हें इस्तेमाल करने से पहले उन्हें खून से बांधने की जरूरत नहीं थी। उसने दूर से कई तमाशबीन सॉवरेन को देखा, खासकर उन लोगों को जिन्हें यह एहसास नहीं था कि ऑर्लोफ और ऑगस्टा एक ही व्यक्ति हैं, और इसलिए वे सदमे में थे। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, ये देखकर उन्हें समझ आ गया, ऑर्लोफ और ऑगस्टा एक ही व्यक्ति थे। ऑगस्टा और लॉर्ड ऑर्लोफ असल में एक ही व्यक्ति हैं। फिर चूंकि लॉर्ड ऑर्लोफ बहुत पहले पैरागॉन बन गए थे, इसलिए उन्हें इच्छा शक्ति का एक अतिरिक्त अंश प्राप्त हुआ। उन्होंने लगातार 10 प्लेनर युद्ध जीतकर इच्छा शक्ति का एक और अंश प्राप्त किया। एक अतिरिक्त सॉवरेन क्लोन होने से भाग्य के मुख्य सॉवरेन की आत्मा भी रूपांतरित हो जाएगी, जिससे उन्हें इच्छा शक्ति का एक और अंश प्राप्त होगा। हालांकि उनका सॉवरेन क्लोन नष्ट हो गया है, ऑर्लोफ ने केवल इच्छा शक्ति का वह अंश खोया है जो उनके सॉवरेन स्पार्क में समाया हुआ था। उनकी पहले से ही मजबूत आत्मा उनकी पहले से ही प्राप्त इच्छा शक्ति को नहीं खोएगी। फिर लॉर्ड ऑर्लोफ, उन्होंने सभी सम्राट पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अब जाकर सबको समझ आया कि ऑर्लोफ कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। आत्मा परिवर्तन अपरिवर्तनीय था। एक बार किसी की आत्मा शक्तिशाली हो गई तो दूसरी आत्मा के नष्ट हो जाने से उसकी शक्ति कम नहीं हो सकती थी। इस प्रकार ऑगस्टा की मृत्यु का भाग्य के मुख्य शासक ऑर्लोफ पर वास्तव में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इससे केवल ये पता चला कि ऑर्लोफ ने एक जीवन खो दिया था, तो असल में उसमें मुझसे 2 हिस्से ज्यादा इच्छा शक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने नंगे हाथों से मेरे ओवरगॉड अस्त्र का सामना कर पाया। विनाश के प्रमुख शासक वोड्रेट के चेहरे पर शांत भाव था, मानो स्थिर जल हो। वह चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रहा था। सभी राजा ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि भाग्य का मुख्य राजा ऑर्लोफ लिनली से कैसे बदला लेगा। फुस, भाग्य के अधिपति की गति चरम सीमा तक पहुंच गई। अनगिनत किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 1 मिनट से भी कम समय में वह 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर लिनली की दृष्टि के क्षेत्र में पहुंच गया। लिनली अपनी जीवन परमेश्वर तलवार हाथ में उठाए शून्य में अस्त व्यस्त अंतरिक्ष से घिरा हुआ खड़ा था। तुम सचमुच बहुत तेज हो, लिनली सचमुच प्रशंसा में सिर हिलाते हुए हंस पाया। और तुम सचमुच बहुत साहसी हो। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लोफ लिनली की ओर देखते हुए मुस्कुराए। लगता है तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि तुम पूरी तरह आश्वस्त हो। लिनली शांति से हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ उस ओवरगॉड हथियार पर भरोसा करके तुम मुझे मार पाओगे? अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम एक बुला हो। तुम अपनी चेतना को 2 भागों में बांट सकते हो और तुमने पागलों की तरह अनगिनत साल खोजबीन में बिताए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपनी ही एक बेहतरीन तकनीक है। लिनली की बातें सुनकर ऑर्लोफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि मैं एक बुला हूँ, क्योंकि सिर्फ अपनी शारीरिक सुरक्षा के मामले में ही मैं 4 दिव्य जानवरों सेबल, लेवथान और उन अन्य सर्वोच्च दिव्य जानवरों से कमतर हूँ। हालांकि मेरी बुला जाति में असीमित क्षमताएं हैं। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लोफ की आंखों में एक अवर्णनीय भाव था। स्वभाव ही व्यक्ति का भाग्य निर्धारित करता है। कई विरोधाभासी विचारों के कारण कई प्रतिभाशाली लोग खुद को सीमित कर लेते हैं, लेकिन मैं उन सभी विरोधाभासी जटिल विचारों को त्यागने में सक्षम हूँ जो मुझे बाधित करते हैं। मेरी सारी दुष्टता, मेरा लोभ, मैं उन सबको एक तरफ धकेल सकता हूँ। केवल वही छोड़ सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। लिनली शांति से हंसा। तो हमारे पास एक जंगली, दबंग और लालची ऑगस्टा है, और साथ ही एक सर्वोच्च विशेषज्ञ ऑर्लोफ, जो अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करता है और सांसारिक मामलों पर ध्यान नहीं देता। ठीक है,
ऑर्लॉफ ने सिर हिलाया और हंसा। सच कहूं तो हम बुला लोग जन्मजात रूप से इतने प्रतिभाशाली नहीं होते। मूल रूप से एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मेरे पास एक सॉवरेन क्लोन था, लेकिन शक्ति के मामले में मुझे एडिक्ट्स के अन्य मुख्य सॉवरेनों को हराने में सक्षम होने का भरोसा नहीं था। इसलिए मुझे अपनी शक्ति छिपानी पड़ी और यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वे मुझसे न डरें। अगर वे तीनों मेरे खिलाफ सेना में शामिल हो जाते तो मैं निश्चित रूप से हार जाता। इसलिए मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि ऑगस्टा और मैं एक ही हैं। और इस तरह स्वाभाविक रूप से मेरे 182 बच्चे हुए। वास्तव में वे बच्चे कुछ असाधारण प्रतिभाओं वाले नवजात शिशु थे, जिन्हें मैंने विभिन्न भौतिक स्तरों से चुना था। बड़े होने पर स्वाभाविक रूप से उन्हें याद नहीं रहेगा कि 1 या 2 साल की उम्र में क्या हुआ था। ऑगस्टा ने उन्हें प्रशिक्षित किया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से मानते थे कि ऑगस्टा ही उनके पिता थे। और इस प्रकार ऑगस्टा कुल अस्तित्व में आया। फिर कौन ये संदेह कर सकता था कि ऑगस्टा और मैं एक ही थे? ऑर्लॉफ धीरे से हंसा। पहले तुम बहुत सतर्क रहते थे, लेकिन अब लगता है तुम्हें कोई चिंता नहीं है। लिनली शांति से हंसा। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ मुस्कुराए और सिर हिलाया। सच कहूं तो अब मैं बाकी 3 प्रमुख शासकों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने सालों में मैंने अपनी पूरी शक्ति कभी प्रकट नहीं की। तुम मेरे एक प्रतिरूप को नष्ट करने में सक्षम थे। तुम बहुत दुर्जेय हो। तुम्हारे प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आज मैं अपनी पूरी शक्ति प्रकट करूंगा। हालांकि तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें संतुष्ट होकर मरने दूंगा। लिनली ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ऑर्लॉफ का इस तरह हंसना और बोलना बता रहा था कि उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। मुझे मार डालेगा। ऑगस्टा ने भी कहा था कि वह मुझे मार डालेगा, लेकिन आखिरकार मैंने उसे मार डाला। लिनली मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक चटका। लिनली के हाथ में जीवन परमेश्वर की तलवार तुरंत हरे प्रकाश की किरण में बदल गई। स्याही सी जेड प्रकाश की एक अत्यंत सघन रेखा उंगली के आकार की शून्य से बाहर निकली, उसे चाकू की तरह चीरती हुई और पीछे केवल एक अत्यंत सूक्ष्म स्थानिक दरार छोड़ गई, जिसे दिव्य इंद्रियां भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थीं। लिनली की जीवन परमेश्वर की तलवार सीधे भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ के शरीर की ओर जा लगी। उसका सबसे शक्तिशाली तलवार का वार। तलवार का इरादा। चारों गहरे रहस्यों को पूरी तरह से समेटने के बाद लिनली की शक्ति 1000 गुना बढ़ गई थी। अब वह पूरी तरह से भयानक हो गया था और कोई भी कल्पना कर सकता था कि इस तलवार के वार में कितनी प्रबल शक्ति थी। झनकार, एक बजने जैसी आवाज। ऑर्लॉफ बस मुस्कुराया और लिनली की तरफ देखा। अपनी फेट ओवरगॉड तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया, जिससे लिनली उसे अपनी तलवार से वार कर सके। क्या? लिनली का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। असंभव। दूर बैठे दर्शक, जिनमें मृत्यु और विनाश के प्रमुख शासक भी शामिल थे, सभी सदमे से चीख उठे। वे समझ सकते थे कि लिनली की तलवार कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। तार्किक रूप से किसी को भी इससे बचाव के लिए अपने शरीर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, प्रमुख शासकों को भी नहीं। हा, ऑर्लॉफ हंसे बिना नहीं रह सका। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद लिनली कुल 7 ओवरगॉड मिशन हुए हैं। एडिक्ट्स के अन्य 3 मुख्य शासकों और तुम लिनली प्रत्येक ने एक ओवरगॉड कलाकृति प्राप्त की, लेकिन ये केवल 4 पूरे हुए मिशनों का हिसाब है। बाहरी दुनिया के सामने मैंने केवल ये स्वीकार किया है कि मेरे पास एक आत्मा रक्षक ओवरगॉड कलाकृति थी, जबकि ऑगस्टा ने एक ओवरगॉड हथियार प्राप्त किया था। लेकिन आखिरी ओवरगॉड मिशन का क्या? इसे किसने पूरा किया? क्या तुम जानती हो, लिनली? ऑर्लॉफ काफी आत्मसंतुष्ट था। लिनली का दिल बैठ गया। क्या ये भी हो सकता है? मैं भी हो सकता हूँ। भाग्य का प्रमुख शासक ऑर्लॉफ हंसा। यह ओवरगॉड कलाकृति एक रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति है। उसके बोलते ही ऑर्लॉफ के शरीर पर एक पूरी तरह से काला कवच प्रकट हो गया। ये रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति पहले ही ऑर्लॉफ की त्वचा के साथ एकाकार हो चुकी थी। लिनली का दिल अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। दूर खड़े तमाशबीन सॉवरेन भी पूरी तरह खामोश थे। हे भगवान, ऑर्लॉफ तो पूरा राक्षस था। उसके पास एक आत्मा रक्षक ओवरगॉड कलाकृति, एक रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति और एक ओवरगॉड हथियार था। उसके पास 3 ओवरगॉड कलाकृतियां थीं। वह शायद वहीं खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता था, और फिर भी बाकी लोग उसे मार नहीं पाते। ऑर्लॉफ, विनाश, मृत्यु और जीवन के प्रमुख शासकों को अब उसके विरुद्ध संघर्ष करने की कोई इच्छा नहीं थी। 3 ओवरगॉड कलाकृतियों ने गारंटी दी थी कि कोई भी, चाहे वह कितना भी आत्मविश्वासी क्यों न हो, उसका मनोबल समुद्र की गहराई में गिर जाएगा। आमतौर पर मैं इस रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति को ऑर्लॉफ गार्डन के रूप में बदलने की अनुमति दे दूंगा। मैंने इसे बहुत पहले ही बांध दिया था और मेरे नियंत्रण में इससे कोई आभा नहीं निकलती। हालांकि बहुत से लोग मेरे उड़ते हुए बगीचों के बारे में उत्सुक हैं और महसूस कर सकते हैं कि यह असाधारण है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वास्तव में मेरी रूपांतरित रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति थी। ऑर्लॉफ हंसा। ऑर्लॉफ गार्डन असल में एक रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति थी। ऑर्लॉफ बहुत अच्छे मूड में लग रहा था। उसने इतना अहम राज भी सार्वजनिक कर दिया। इतने सालों तक छुपाने के बाद आज तुमने सब कुछ उजागर करने का फैसला क्यों किया? लिनली ऑर्लॉफ से लाखों किलोमीटर दूर था, लेकिन बहुत सतर्क था। ये दोनों सम्राटों के बीच शक्ति के शिखर पर थे। वे वहां अराजक ऊर्जा के प्रवाह के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से गड़गड़ाहट जैसी गूंजती आवाजों में बात कर रहे थे। हाँ, अब मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। ऑर्लॉफ हंसा। ऐसा क्यों है? ये तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ऑर्लॉफ अपने सॉवरेन क्लोन के खोने से बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था।
बल्कि वह आत्मसंतुष्ट और गर्वित लग रहा था। ओह, लिनली हंसी। स्वूश, लिनली तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई और तेज गति से दूर भाग गई। क्या बदकिस्मती है, ऑर्लॉफ के पास असल में 3 ओवरगॉड कलाकृतियां हैं, और वो मुझसे कमजोर भी नहीं है। अगर वो मुझसे कमजोर भी होता तो भी 3 ओवरगॉड कलाकृतियों के साथ मैं उसे हरा नहीं सकता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आगे बढ़ते ही मेरा सामना इस तरह के राक्षस से होगा। लिनली का दिल पूरी तरह से हार मान चुका था। भाग रहे हो, ऑर्लॉफ भी एक प्रकाश किरण में बदल गया, पूरी ताकत से पीछा करते हुए। शुद्ध इच्छाशक्ति के संदर्भ में भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ के पास सामान्य प्रमुख शासकों की तुलना में 3 भाग अधिक थे। लिनली के लिए उसके पास एक प्रमुख शासक से केवल एक अतिरिक्त इच्छाशक्ति थी। हालांकि लिनली के पास उसकी संयुक्त संप्रभु शक्ति थी। ये कहा जा सकता है कि शुद्ध कच्ची शक्ति में दोनों लगभग बराबर थे। हालांकि गति लिनली की विशेषता नहीं थी। हालांकि ऑर्लॉफ ने अनगिनत साल खुद का विश्लेषण और मजबूती करने में बिताए थे। ये कहा जा सकता है कि वह रक्षा, आक्रमण और गति की सीमाओं तक पहुंच गया था। लिनली का पीछा करते हुए ऑर्लॉफ स्पष्ट रूप से उससे कुछ ज्यादा तेज था। इतनी तेज, ये गति अकल्पनीय है। अस्त व्यस्त अंतरिक्ष में खड़े दर्शक गण अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। गति के मामले में लिनली और ऑर्लॉफ अब बाकी सभी गणपतियों से आगे निकल गए थे। लिनली वास्तव में इतना ही शक्तिशाली है। विनाश के प्रमुख शासक ने आह भरी। बैंगनी वस्त्रधारी मृत्यु के प्रमुख शासक, जो उसके पास उड़कर आए थे, ने भी आह भरी। लिनली शक्तिशाली है, लेकिन यह ऑर्लॉफ, उसने खुद को बहुत अच्छी तरह छिपा लिया है। अब जब उसने अपनी ताकत दिखा दी है, तो हम अब उसे सर्वोच्चता के लिए चुनौती देने के योग्य नहीं हैं। विनाश के प्रमुख सम्राट ने भी असहाय भाव से सिर हिलाया। 3 ओवरगॉड कलाकृतियां, ऑर्लॉफ से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? कुछ लोग हैरान थे तो कुछ खुश। जिन शासकों ने ऑर्लॉफ की सेवा करने का फैसला किया था, वे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। हाँ, तो लॉर्ड ऑर्लॉफ इतने शक्तिशाली थे। निस्संदेह लॉर्ड ऑर्लॉफ शासकों में अपराजय हैं। 2 काले सींगों और लंबे बालों वाला एक आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। सब लोग, लॉर्ड ऑर्लॉफ उस बच्चे लिनली को मारने ही वाले हैं। ओह, लिनली तो पहले ही जीवन लोक में भाग गया है। चलो उनका पीछा करते हैं और देखते रहते हैं। अग्नि के अधिपति बोर्टे ने हंसते हुए कहा। इन शब्दों पर आसपास के कई अधिपतियों की प्रतिक्रिया तुरंत आ गई। सभी लोग लिनली को पहले ही मरा हुआ मान चुके थे। वह शक्तिशाली था और संभवतः शिलालेखों के अन्य 3 प्रमुख शासकों से भी ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन लिनली का पीछा करने वाला ऑर्लॉफ था। वह अथाह ऑर्लॉफ, जिसके पास 3 ओवरगॉड कलाकृतियां थीं। स्वूश स्वूश, अराजक अंतरिक्ष के भीतर कई संप्रभु जीवन क्षेत्र की ओर उच्च गति से उड़ने लगे। जीवन क्षेत्र में लिनली तेज गति से भाग रहा था, जबकि भाग्य का प्रमुख शासक ऑर्लॉफ लिनली के और करीब आ रहा था। हालांकि वे 10 लाख किलोमीटर की दूरी से शुरू हुए थे। ऑर्लॉफ अपनी तेज गति के कारण उन्हें पकड़ने में कामयाब रहा। अच्छा नहीं, फिर वही तकनीक। लिनली का चेहरा अचानक बदल गया। अब दोनों के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी और ठीक इसी पल एक शक्तिशाली आभा उस पर छा गई। लिनली की मिश्रित दिव्य इंद्रिय आसानी से भांप गई कि ऑर्लॉफ के सिर, पैरों और बगलों के चारों ओर नीले ड्रैगन, सफेद बाघ, काले कछुए और सिंदूरी पक्षी के प्रेत प्रकट हो गए थे। अनगिनत किलोमीटर तक का अंतरिक्ष पूरी तरह जम गया। नीचे जमीन पर प्रशिक्षण ले रहे या युद्धरत विभिन्न विशेषज्ञ भी इस स्पेस टाइम संपीड़न से पूरी तरह स्तब्ध हो गए। वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे, लेकिन हिलडुल नहीं पा रहे थे। स्विश, ऑर्लॉफ के मुंह से लिनली की ओर एक पारदर्शी रोशनी निकली। स्पेस टाइम विरोधाभास। लिनली ने अपना सिर घुमाया और अपना मुंह खोला। इसी तरह उसने अपने मुंह से तलवार की 2 पारदर्शी परछाइयां निकाली। ये लिनली का सबसे शक्तिशाली आत्मिक प्रहार था। प्रकाश की पारभासी किरण और तलवार की पारभासी परछाइयां आपस में टकराईं। पहली पारभासी तलवार की परछाई कांपी, फिर तुरंत ढह गई, लेकिन प्रकाश की पारभासी किरण का आकार भी सिकुड़ गया। फिर वह दूसरी तलवार की परछाई से सीधे टकराई और एक धमाके के साथ दूसरी तलवार की परछाई भी गायब हो गई। बची हुई बेहद कमजोर पारभासी प्रकाश किरण लिनली की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करते ही नष्ट हो गई। प्रशंसनीय, तुम सचमुच इस तकनीक को रोकने में कामयाब रहे। लिनली के मन में ऑर्लॉफ की आवाज गूंजी। इस तकनीक में तुमने जो शक्ति लगाई है, वो वोड्रेट के इस्तेमाल के समय की तुलना में बहुत कम है। लिनली ने जवाब भेजा। गहन रहस्यों से मिली कच्ची शक्ति के संदर्भ में लिनली के आत्मिक और भौतिक हमले पैरागॉन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। जहां तक ऑर्लॉफ के इस स्पेस टाइम पैराडॉक्स की बात है, ये पैरागॉन के हमले से बस कुछ दर्जन गुना ज्यादा शक्तिशाली था और लिनली के हमले से भी बस कुछ ही गुना ज्यादा। ये लिनली को मार नहीं सका। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑगस्टा और मैंने दोनों ने ही 4 दिव्य जंतुओं के रक्त सार की केवल एक बूंद से ही शुद्धिकरण और समलन किया था। ऑर्लॉफ हंसा। 1 बूंद? लिनली हैरान था। उसने एजियो ड्रैगन रक्त सार की 11 बूंदें और बाकी 3 प्रकार के रक्त सार की कुछ और बूंदें दी थीं। फिर ऑर्लॉफ और ऑगस्टा ने दोनों ने केवल एक बूंद ही क्यों इस्तेमाल की? हालांकि लिनली के पास इस पर विचार करने का समय ही नहीं था। वह पकड़ रहा है। इस बार ऑर्लॉफ ने आत्मा पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपनी भाग्य परमेश्वर तलवार से वार किया। लिनली को कड़ी टक्कर देना चाहता था। लिनली ने दांत पीसते हुए फिर ऑर्लॉफ पर हमला किया। दोनों एक दूसरे से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे।
सॉवरेन की गति को देखते हुए उन्हें इतनी दूरी तय करने में कितना कम समय लगेगा, लेकिन ऑर्लॉफ मुख्य सॉवरेन में एक परम विशेषज्ञ था। उसकी प्रतिक्रिया की गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लिनली ने सक्रिय रूप से पहल की थी और इस पूरे समय इसके लिए तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना तलवार का इरादा हमला शुरू कर दिया। नारकीय क्षेत्र, ब्लडरिज महाद्वीप। ब्लूफायर, क्या हाल है? बेरूत ने मन ही मन पूछा। दूर नरक लोक में एक आकृति एक स्थानिक दरार से अंदर आए। ये ब्लूफायर ही थी जो नरक लोक में पहुंची थी। इससे पहले जब सॉवरेन ने आपस में ये बात फैलानी शुरू की थी कि लिनली और ऑगस्टा अराजक स्थान में लड़ाई में शामिल हैं, तो बेरूत को बेचैनी महसूस हुई थी और इसलिए उसने अराजक स्थान पर निगरानी रखने के लिए ब्लूफायर की व्यवस्था की थी। बेरूत, लिनली ने ऑगस्टा को मार डाला, ब्लूफायर ने जल्दी से कहा। सच में? ये तो कमाल है। बेरूत बहुत खुश हुआ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? लेकिन ब्लूफायर का चेहरा देखने में भद्दा हो गया। ऑगस्टा और ऑर्लॉफ असल में एक ही इंसान हैं। ऑर्लॉफ, ब्लूफायर ने ध्यान से सब कुछ बताना शुरू किया और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, बेरूत का चेहरा भी देखने में भद्दा हो गया। अंत में उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ही लिनली को नुकसान पहुंचाया है, बेरूत गुर्राया। अब हमें क्या करना चाहिए? ब्लूफायर ने जल्दी से पूछा। हम क्या कर सकते हैं? बेरूत ने आह भरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बेबे और बाकियों को ये बात कैसे बताऊं। ठीक इसी समय बेरूत अचानक भौंचक्का हो गया। अरे, वे वापस क्यों आ गए हैं? ब्लूफायर, लिनली के पिता हॉग और उसकी माँ लीना ब्लडरिज कॉन्टिनेंट के टेलीपोर्टेशन एरे पर पहले ही पहुंच चुके हैं। फौरन जाकर उन्हें यहाँ लाने का इंतजाम करो। लिनली, हम उसकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके परिवार और दोस्तों की रक्षा करनी ही होगी। ठीक है। ब्लूफायर ने दिव्य ज्ञान के माध्यम से लिनली के पिता और माता को भी देखा। हॉग और उनकी पत्नी लीना पूरी गति से स्काइरॉइड पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। मुझे सब पता है, मुझे सब याद है। लीना की आंखें चिंता से भरी थीं। मेरी बच्ची, लिनली, क्या ऐसा हो सकता है कि वह प्रकाश के प्रमुख अधिपति को मारने गया हो? लिनली को कुछ नहीं होगा, है ना? जिस क्षण लिनली ने ऑगस्टा को मारा, उसी क्षण ऑगस्टा के नियंत्रण वाले एंजेलिक रिसरेक्शन पूल के सभी फरिश्ते तुरंत आजाद हो गए। लीना को सब कुछ याद आ गया। युलान प्लेन में जो कुछ हुआ था और उसके एंजल में तब्दील होने के बाद जो कुछ भी हुआ था, उसे तुरंत अपने बेटे लिनली की याद आ गई, जिसे उसने 10 महीने तक अपने गर्भ में रखा था, और वॉर्टन की भी। अब जाकर उसे लिनली की सच्ची चिंता होने लगी। फुसफुसाहट। ब्लूफायर तुरंत उनके सामने प्रकट हुई। ब्लूफायर, हॉग और लीना ने उसे तुरंत पहचान लिया। ब्लूफायर, मेरी बच्ची लिनली को क्या हुआ है? लीना ने तुरंत चिंता से पूछा। हालांकि वह पहले भी लिनली से मिल चुकी थी, उस समय भी वह नियंत्रण में थी। लिनली के लिए उसके मन में जरा भी भावना नहीं थी। अब वह सचमुच लिनली की माँ थी। ब्लूफायर के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। उसने आह भरी। मेरे साथ आओ। संप्रभु शक्ति ने हॉग और लीना को अपनी ओर खींच लिया, जो तुरंत लाल रोशनी की धारियों में बदल गए, क्षितिज में गायब हो गए और जल्द ही स्काइरॉइड पर्वत पर पहुंच गए। बेरूत, उन्हें आते देख उनका और ब्लूफायर का स्वागत करने गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिनली के साथ अभी क्या हो रहा है। जल्द ही मैं तुम दोनों से इस बारे में बात करूंगा, बेरूत ने हॉग और लीना की तरफ देखते हुए कहा। फिलहाल बेरूत यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि लिनली अपनी जान के लिए लड़ रहा है। हॉग और लीना ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। टकराना। अचानक जमीन पर उठी एक शक्तिशाली लहर उनकी ओर बढ़ी। ब्लूफायर और बेरूत ने एक साथ अपना सिर घुमाकर दक्षिण की ओर अराजक सागर की ओर देखा। लिनली, ऑर्लॉफ। बेरूत और ब्लूफायर दोनों चौंक गए। लिनली और ऑर्लॉफ इस समय एक दूसरे से बेतहाशा लड़ रहे थे। वे जीवन क्षेत्र से बाहर निकलकर पास के एक अन्य उच्च क्षेत्र, नरक क्षेत्र में पहुंच गए थे। अब वे दक्षिणी सीमांत में अनंत अराजक सागर के आकाश में प्रकट हुए थे। इसके लगभग तुरंत बाद कई सम्राट वास्तविकता को चीरते हुए नारकीय क्षेत्र में पहुंच गए। सभी सम्राट इस अभूतपूर्व शानदार युद्ध को देख रहे थे। बस सभी ने लिनली और ऑर्लॉफ से काफी दूरी बनाए रखी, क्योंकि सभी दर्शक जानते थे, यहाँ तक कि शिलालेखों के अन्य 3 मुख्य सम्राट, साधारण मुख्य सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, लिनली और ऑर्लॉफ के बीच इस युद्ध में अपनी जान गंवा सकते थे। बैंग बैंग। वास्तविकता का आसपास का ताना बाना बार बार ढह रहा था। अराजक सागर के अनगिनत विशेषज्ञ बहुत पहले ही समुद्र की गहराई में छिप गए थे, लेकिन नीचे तक पहुंचने वाले कंपन उन्हें अब भी स्तब्ध कर रहे थे। यह ऊर्जा कितनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी। हा ऑर्लॉफ, मुझे तो तुम बहुत ताकतवर लगे थे, पर अब लगता है तुम्हारी आक्रमण शक्ति औसत ही रह गई है। मुझे मारने के लिए ये काफी नहीं है। लिनली की आवाज आसमान में गूंज उठी। लिनली, तुम्हारा आक्रमण और तुम्हारे गहन रहस्य वाकई बेहद शक्तिशाली हैं। सचमुच काबिले तारीफ। अगर तुम्हारी ओवरगॉड कलाकृति तुमसे मिलती तो शायद तुम्हें मारना मेरे लिए मुश्किल होता। भाग्य के प्रमुख शासक की आवाज भी गूंज उठी। लिनली और ऑर्लॉफ अराजक सागर की गहराई में 10,000 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को घूर रहे थे। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत दूर थे, फिर भी दोनों के बीच से निकलने वाली भयानक आभा को वे बिना किसी दिव्य ज्ञान के भी महसूस कर सकते थे। मुझे मार डालोगे? तुम मुझे कैसे मारोगे? लिनली हंसा। लिनली का शरीर स्याही जैसे जेड प्रकाश की एक बहती परत से ढका हुआ था। उसके खूनी घाव बार बार लगातार भर रहे थे। इच्छा शक्ति और संप्रभु शक्ति के मामले में लिनली और ऑर्लॉफ बराबरी के थे, लेकिन गहन रहस्यों के मामले में लिनली ऑर्लॉफ से ऊंचे स्तर पर था, जबकि ऑर्लॉफ के ओवरगॉड हथियार का इस्तेमाल लिनली से भी ऊंचे स्तर पर किया गया था।
इससे ये हुआ कि कच्चे माल की आक्रमण शक्ति के संदर्भ में लिनली और ऑर्लॉफ वास्तव में एक दूसरे के बराबर थे। हालांकि ऑर्लॉफ के पास एक रक्षात्मक ओवरगॉड कलाकृति थी, वह अपनी रक्षा को नजरअंदाज करके आक्रमण पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लिनली के लिए उसे सावधानी से बचाव करना था। स्वाभाविक रूप से इससे लिनली को नुकसान हुआ, फिर भी लिनली को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। आखिरकार दोनों के बीच शक्ति का अंतर इतना ज्यादा नहीं था। सभी संप्रभु घबराए हुए देख रहे थे। अब तक उन्हें एहसास हो गया था कि मुख्य संप्रभुओं में लिनली और ऑर्लॉफ दो सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन ऑर्लॉफ के पास 3 ओवरगॉड कलाकृतियां थीं। उसे अपराजय कहा जा सकता था और इसलिए कई संप्रभुओं की नजर में अब तक के 2 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के बीच ये द्वंद्व लिनली के पतन का कारण बना। दरअसल कई राजाओं को लिनली के लिए दुख हुआ। 10,000 साल उसके इन ऊंचाइयों तक पहुंचने का मतलब है कि लिनली को एक अद्भुत व्यक्ति कहा जा सकता है। उसके जैसा कोई कितना अफसोस की बात है। वह मरने वाला है। भले ही लिनली मरने वाला है, ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रह उसे कभी नहीं भूलेंगे। आखिरकार वह एकमात्र व्यक्ति है जो ऑर्लॉफ से लड़ने के योग्य है, एक अद्वितीय सर्वोच्च सम्राट। विभिन्न सम्राट आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें से कई लिनली के लिए दुखी थे और फिर भी साथ ही उनके दिलों में लिनली के लिए प्रशंसा भी थी। आमतौर पर जब किसी मरने वाले व्यक्ति का सामना होता है तो दूसरे लोग अपनी कमियां भूल जाते हैं और ईर्ष्या नहीं करते, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से ज्यादातर लोगों को लिनली के लिए सहानुभूति महसूस होती थी। फिर भी वे देखते रहे कि लिनली एक एक कदम करके मौत की ओर बढ़ रहा था। हा लिनली, ऑर्लॉफ की आवाज एक बार फिर अराजक सागर के ऊपर आसमान में गूंजी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बहुत समय हो गया है जब मैंने इतनी मजेदार लड़ाई लड़ी थी। लिनली, अभी अभी तुमसे लड़ते हुए मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं सच में तुम्हें यूं ही मरने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जीने भी नहीं देना चाहता। क्या तुम्हें इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि मैं अब अपने राज क्यों नहीं छिपा रहा हूँ? भाग्य का अधिपति ऑर्लॉफ हंसा। लिनली ने पलटकर ऑर्लॉफ की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले, या यूं कहें कि पिछले प्लेनो युद्ध के दौरान, जब मैंने आपके 6 दूतों की संसार युद्ध संरचना को सक्रिय होते देखा तो मुझे एक गहरी अंतर्दृष्टि मिली। उसके बाद मैंने कुछ दशक बिताए और अंततः अपनी पहले से त्रुटिपूर्ण अपूर्ण सर्वोच्च तकनीक को पूरा किया। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ मुस्कुराए। सर्वोच्च तकनीक? लिनली ने भौहें चढ़ाईं। इस समय ऑर्लॉफ ने वास्तव में दिव्य भावना के माध्यम से उससे निजी तौर पर बात करने का प्रयास किया। हाँ, सर्वोच्च तकनीक। अनगिनत युगों के दौरान मैंने वास्तव में अपनी स्वर्णिम संसार शरीर तकनीक को विकसित करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। मेरा समय वास्तव में इस सर्वोच्च आक्रमण को विकसित करने में व्यतीत हुआ, जो सभी भौतिक आक्रमणों में सबसे महान है, संसार पालौकिकता। संसार का पालौकिकता। लिनली मन ही मन स्तब्ध रह गया। ऑर्लॉफ ने दिव्य अनुभूति से आह भरी। लिनली, तुम निश्चित रूप से मरोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ जो मैंने खोजे हैं। बहुत पहले मैंने पाया था कि ब्रह्मांड के अनगिनत विमान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संचालित होते हैं। टेलीपोर्टेशन एरे किसने बनाए? ओवरगॉड्स ने। ओवरगॉड्स तो केवल आदेशों की अभिव्यक्तियां हैं। फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? इसके अलावा प्लेनर युद्ध क्यों होंगे? प्लेनर युद्धों का लक्ष्य स्पष्ट रूप से विशेषज्ञों की संख्या कम करना है, ताकि विमानों में विशेषज्ञों की संख्या संतुलित रहे। इन सभी विभिन्न स्थापित तंत्रों ने मुझे एक एहसास दिलाया, एक एहसास कि ब्रह्मांड के अनगिनत स्तरों को एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। ऑर्लॉफ ने कहा। लिनली दंग रह गया। ऑर्लॉफ के शब्द बहुत तार्किक थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ अनगिनत विमानों को नियंत्रित कर रहा हो। मैं इस नियमन से मुक्त होना चाहता हूँ, इस नियंत्रण से मुक्त होना चाहता हूँ। ऑर्लॉफ की नजर तेज थी। अनगिनत वर्ष पहले मेरा लक्ष्य अन्य सम्राटों से आगे निकलना था। अब मैं अजेय हूँ और इसलिए मेरा लक्ष्य सबसे शक्तिशाली भौतिक आक्रमण विकसित करना है, जिससे ब्रह्मांड ही चकनाचूर हो जाए। मैं ऐसा करूंगा कि न तो आकाश और न ही पृथ्वी मुझे रोक सकें, बांध सकें। मैं संसार ब्रह्मांड के इस चक्र को पार कर जाऊंगा और उससे परे हो जाऊंगा। लिनली का दिल धड़क रहा था जब उसने सुना। अनगिनत वर्षों का शोध। मैंने अनगिनत जातियों का विश्लेषण किया है और कई रहस्यों का पता लगाया है। ऑर्लॉफ की मुस्कान खुशी से भरी हुई थी। वह इस मामले के बारे में दूसरे राजाओं को नहीं बताना चाहता था, लेकिन लिनली के लिए, जैसा कि उसने देखा, लिनली मरने वाला था और इसलिए वह आखिरकार लिनली से वे शब्द कहेगा जो उसने इतने सालों से अपने दिल में छुपाए थे। ब्रह्मांड अंतरिक्ष से भरा हुआ है, इसलिए मैंने अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ जन्मजात दिव्य क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया। जैसा कि मैंने देखा, अगर मैं एक ऐसा हमला विकसित कर पाता जो अंतरिक्ष को भेदकर उसे चकनाचूर कर सके, तो क्या होगा? क्या ब्रह्मांड ढह जाएगा या मैं किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। ये तकनीक, संसार पालौकिकता, अनगिनत वर्षों के शोध के बावजूद अपूर्ण रही। फिर भी मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया और अपनी शक्ति में निरंतर सुधार किया। फिर भी मुझे अभी भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बाद में जब मैंने वोड्रेड से स्पेस टाइम पैराडॉक्स सीखा तो मुझे समझ आया कि समस्या कहाँ है, और इसलिए जब आपने मुझे 4 दिव्य जंतुओं के रक्तसार उपहार में दिए तो मैंने उनमें से अधिकांश शोध में लगा दिए। लिनली को अंततः यह एहसास हुआ कि ऑगस्टा और ऑर्लॉफ ने लिनली द्वारा उपलब्ध कराए गए 4 दिव्य जानवरों के रक्तसार की कई बूंदों में से केवल एक बूंद का ही उपयोग क्यों किया था। इसके बावजूद संसार पालौकिकता तकनीक अभी भी कठोर और बेसुरी थी।
लेकिन जब मैंने आपके अधीन दूत द्वारा विकसित संसार युद्ध संरचना देखी तो मुझे अचानक समझ आ गया, एक जादुई संरचना। मेरी इस तकनीक को एक जादुई संरचना के साथ मिलाकर और भी बेहतर ढंग से स्थापित किया जा सकता है। ऑर्लॉफ के चेहरे पर आत्म प्रसन्नता की मुस्कान थी। आखिरकार मैं सफल हो गया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरा ये संसार पालौकिकता आक्रमण जो संभव है उसकी पराकाष्ठा पर है। शक्ति की दृष्टि से यह निश्चित रूप से स्पेस टाइम पैराडॉक्स से श्रेष्ठ है। लिनली, तुम्हारे प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं तुम्हें इस तकनीक के तहत मरने की अनुमति दूंगा। खुद अनुभव करो मेरे संसार पालौकिकता का। ऑर्लॉफ का चेहरा लगभग पवित्र प्रकाश से चमकने लगा। जैसे ही उसने अपनी भाग्य परमेश्वर तलवार उठाई, वह मानो मनुष्यों के बीच के पवित्रतम व्यक्तियों में से एक प्रतीत हुआ। गड़गड़ाहट। ऑर्लॉफ के चारों ओर अचानक 4 तलवारों के भ्रम प्रकट हुए। एक ज़ैड हरे रंग का था, एक मिट्टी के पीले रंग का, एक आग जैसे लाल रंग का और एक हल्के नीले रंग का। चारों तलवारों के भ्रम ऑर्लॉफ के चारों ओर तेज गति से घूमे और तुरंत गड़गड़ाहट, ब्रह्मांड बदलने लगा। अंधेरा छा गया। सभी दर्शक सम्राट पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये कैसी भयानक शक्ति थी। ये तकनीक संसार पालौकिकता ऑर्लॉफ द्वारा विकसित की गई सबसे भयानक तकनीक थी, जिसने अनगिनत वर्षों तक विभिन्न तकनीकों और शक्तियों के सर्वोत्तम पहलुओं का विश्लेषण किया था। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। जैसे ही ऑर्लॉफ ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, लिनली ने प्रतिक्रिया दी और उसने जो किया वो था स्वूश। लिनली बेतहाशा दूर भाग गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, फेट ओवरगॉड तलवार के चारों ओर घूमती 4 तलवारों की भ्रांतियां एक विशाल भ्रामक तलवार में बदल गईं जो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। तलवार कट गई। क्रैकल। उसके सामने एक भयानक अंतरिक्षीय खाई प्रकट हुई जो अनंत तक फैली हुई थी। इसने अनगिनत किलोमीटर तक अंतरिक्षीय कंपन पैदा कर दिए, जिससे अराजक सागर में अनगिनत जीव जंतु मर गए। 4 प्रकार के तलवार भ्रमों से युक्त यह मायावी तलवार लगभग तुरंत ही लिनली के सामने आ पहुंची। जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने यह हमला किया तो लिनली ने वास्तव में उसके शरीर को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक ड्रैगन रूपी लिनली, जल प्रकार का सॉवरेन क्लोन और वायु प्रकार का सॉवरेन क्लोन। हाँ, ड्रैगन रूपी लिनली ने धीमी सी गर्जना की। जीवन परमेश्वर की तलवार हाथों में लिए उसने तलवार के भ्रम पर बेरहमी से वार किया। धमाका। लिनली को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। लगभग एक ही पल में लिनली जिन दोनों हाथों से अपनी जीवन परमेश्वरी तलवार चला रहा था, वे पूरी तरह टूट गए। उसकी हड्डियां फट गईं और चारों तरफ खून बहने लगा। जीवन परमेश्वरी तलवार कांप उठी, फिर उसके हाथों से फिसल गई। उसकी धार पीछे की ओर जा गिरी और लिनली की छाती को चीरती हुई मानो किसी ऊतक को चीर रही हो। एक स्लैश की आवाज के साथ लिनली की छाती कंधे से कमर तक पूरी तरह से कट गई। लिनली का कटा हुआ शरीर चमक उठा और उसने तुरंत उसे अपने पृथ्वी प्रकार के सॉवरेन क्लोन से बदल दिया। जीवन अधिदेव तलवार उस तलवार के भ्रम को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण वास्तव में दूर जा गिरी तथा उल्का की तरह उड़ गई। कितना भयानक। सब लोग पूरी तरह से अचंभित थे। तीनों लिनली दूर भाग रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि लिनली असल में अपनी लाइफ ओवरगॉड तलवार की तलाश में नहीं था। लाइफ ओवरगॉड तलवार वाकई काफी लचीली है। इस पर भरोसा करके वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हालांकि अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऑर्लॉफ तेज गति से लिनली का पीछा कर रहा था और अपनी बेहतरीन तकनीक को फिर से आजमाने की तैयारी कर रहा था। मुख्य शासक और साधारण शासक सभी आतंक से भर गए। इनमें बेरूथ और ब्लूफायर भी शामिल थे, जो उसके सबसे करीब थे। बहुत शक्तिशाली। लिनली ने उस दृश्य को याद करते हुए मन ही मन सोचा, आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने मेरे हाथ के ड्रैकोनिक शल्कों को चकनाचूर कर दिया और मेरी हड्डियां तोड़ दी। जीवन परमेश्वर की तलवार मेरे शरीर पर गिर पड़ी और फिर उसे दूर तक उड़ा ले गई। ये समझना जरूरी है कि लिनली का शरीर, खासकर जब उसकी इच्छा शक्ति और उसकी संयुक्त संप्रभु शक्ति से भरा हुआ था, तो अधिकांश संप्रभु कलाकृतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। और फिर भी इसके बावजूद उसे ऐसी ही नियति का सामना करना पड़ा। वह तकनीक संसार पालौकिकता बहुत शक्तिशाली थी। उनके अनगिनत वर्षों के शोध का फल सचमुच शक्तिशाली है। लिनली की नजर दूर एक आकृति पर टिकी थी। अग्नि के अधिपति बोल्टे। बोल्टे उस समय उन अन्य अधिपतियों के साथ थे जो भाग्य के मुख्य अधिपति ऑर्लॉफ की सेवा में थे। लॉर्ड ऑर्लॉफ बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी यह तकनीक बिल्कुल अजेय है। 2 काले सींगों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। हा, लिनली असल में जिंदा बच गया था। हालांकि उसकी लाइफ ओवरगॉड तलवार उड़ गई थी। अब वह अगले हमले को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? बोल्टे तिरस्कार से हंसा। शुरू से ही उसे लिनली से काफी जलन हो रही थी और पिछली बार लिनली ने उस पर भौंक दिया था। इस वजह से बोल्टे के मन में लिनली के बारे में बहुत नकारात्मक धारणा बन गई थी। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि ऑर्लॉफ लिनली को मार डालेगा। सब लोग, लिनली हमारी तरफ उड़ रही है, जल्दी से एक तरफ हट जाओ। सभी सॉवरेन जल्दी से वहां से हट गए, लेकिन उन्हें ज्यादा जल्दी नहीं थी। आखिरकार उन्हें लग रहा था कि लिनली बस भाग रही है और संयोग से उनकी तरफ भाग गई। लेकिन अजीब बात ये थी, स्विश, जैसे ही सॉवरेन उड़े, लिनली ने भी अचानक दिशा बदल दी। लिनली की गति उन लेसर सॉवरेन से 100 गुना ज्यादा थी और वह तुरंत उनके सामने आ गया। क्या? बोल्टे का चेहरा अचानक बदल गया। धमाका। लिनली की मुक्का बोल्टे के सिर पर लगी। लिनली के सामने खड़ा कमजोर सा छोटा अग्नि सामंत बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था।
अग्नि प्रकार की संप्रभु चिंगारी। लगभग उसी क्षण जब उसने वार किया, लिनली ने अपने खून की एक बूंद उस छोटे संप्रभु चिंगारी में डाल दी। उसकी निगाहें तेज थीं। अब तक मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। केवल उसकी अग्नि प्रकार की संप्रभु चिंगारी के साथ मिलकर ही मैं फिर से शक्तिशाली बन पाऊंगा। लिनली के पास और कोई चारा नहीं था। वह मरना नहीं चाहता था। उसके मरते ही बेरूथ, ब्लूफायर, यहाँ तक कि 4 दिव्य जानवरों का कबीला और लिनली के परिवार के सदस्य, कौन जानता था कि उनका क्या होगा। इसलिए लिनली को कार्रवाई करनी पड़ी। वहाँ कई अग्नि सम्राट मौजूद थे, लेकिन लिनली को सिर्फ बोल्टे से ही नफरत थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस बेचारे को चुन लिया। गड़गड़ाहट। दुनिया फिर से बदलने लगी। जैसे ही अग्नि प्रकार की सॉवरेन स्पार्क लिनली के शरीर में दिव्य अग्नि क्लोन में प्रवेश करती है, अनगिनत अग्नि तत्व हवा में घूमने लगते हैं। सॉवरेन स्पार्क को परिष्कृत करने में बस एक पल लगता है और इस तरह लिनली की आत्माएं एक बार फिर रूपांतरित होने लगती हैं और विल एक बार फिर उसकी आत्मा में समा जाता है। इसके अलावा 4 प्रकार की संप्रभु शक्तियां। फ्यूज। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 44, एक नया नाम, भाग 2। लिनली के शरीर के भीतर 4 प्रकार की संप्रभु शक्तियां तुरंत ही उबलने और झाग बनाने लगीं। लिनली, एक छोटे शासक की अग्नि की चिंगारी के साथ मिलकर तुम बस थोड़ी और इच्छाशक्ति प्राप्त कर लोगे। एक अधिदेवी कलाकृति के बिना तुम मेरे प्रहार का सामना नहीं कर पाओगे। भाग्य के मुख्य शासक का शरीर एक बार फिर उन 4 भ्रामक तलवारों से घिर गया, जो उसके चारों ओर घूमने लगीं। लेकिन लिनली ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क रही थीं। ये 4 प्रकार की संप्रभु शक्तियां। अतीत में 4 प्रकार की दिव्य शक्तियों के सम्मिलन की विशिष्टता ने लिनली को आश्वस्त कर दिया था कि 4 प्रकार की प्रभुसत्ता के सम्मिलन से एक अद्वितीय उत्पाद अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसकी विशिष्टता लिनली की कल्पना से भी परे थी। क्रैकल। 4 प्रकार की संप्रभु शक्तियां एक साथ मिलकर तुरंत एक अनोखी, धूसर, धुंधली ऊर्जा में बदल गईं। इस धूसर ऊर्जा ने लिनली के शरीर के हर इंच को बेतहाशा भर दिया। उसकी हड्डियां, उसकी त्वचा, उसकी रक्तवाहिकाएं, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मन और उसकी आत्मा भी। लिनली का शरीर कांप रहा था। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। कड़कड़ाहट। इसने उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और उसके हर छोटे से छोटे हिस्से को बदल दिया। उसके शरीर में जमीन आसमान के बदलाव हो रहे थे और लगभग हर सेकंड में लिनली का शरीर सैकड़ों गुना मजबूत होता जा रहा था। उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। 4 प्रकार की संयुक्त संप्रभु शक्तियों द्वारा निर्मित धूसर ऊर्जा के सामने लिनली का शरीर बस और मजबूत और मजबूत और मजबूत होकर प्रतिक्रिया दे रहा था। सावधान लिनली, बेरूथ की आवाज लिनली के मन में गूंज उठी। लिनली ने आंखें खोलीं। स्विश। 4 रंगों से सराबोर वह फेट ओवरगॉड तलवार लिनली के सामने आ चुकी थी। स्लैश। लिनली के कपड़े बिखर गए और लिनली की छाती पर फेट ओवरगॉड तलवार ने एक खूनी खरोंच छोड़ दी। क्या? भाग्य के मुख्य सम्राट और बाकी सब की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? इस युद्ध को देख रहे सम्राट पूरी तरह स्तब्ध रह गए। लिनली के सामने ऑर्लोफ की अद्वितीय तकनीक, संसार पालौकिकता, सिर्फ लिनली की त्वचा को बमुश्किल ही चीर पा रही थी। क्रैकल। वह खूनी खरोंच तुरंत ठीक हो गई और साथ ही लिनली का शरीर मजबूत होता गया। उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां, उसके अंदरूनी हिस्से का हर हिस्सा लगातार टूट रहा था और फिर से बन रहा था। बार बार ताकत में बढ़ रहा था। ताकत में हर बढ़ोतरी भयानक रूप से बड़ी थी और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये अंतहीन हो रही हूँ। लिनली का शरीर बड़ी मात्रा में धूसर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार को विकसित करने के लिए अनगिनत वर्षों तक शोध किया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी त्वचा को भी भेद नहीं पा रहा हूँ? नामुमकिन, नामुमकिन। ऑर्लोफ खुद को रोक नहीं पाया और दहाड़ने लगा। उसने अपनी फेट ओवरगॉड तलवार से लिनली पर फिर से हमला किया और चतुर्वर्णी तलवारों का भ्रम एक बार फिर प्रकट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह भयानक तलवार बन गई। काटो। ओवरगॉड की तलवार एक बार फिर लिनली के शरीर पर वार कर गई, लेकिन इस बार उसने उसकी त्वचा को भी नहीं छुआ। ऑर्लोफ और बाकी सभी स्तब्ध होकर लिनली को घूर रहे थे। गड़गड़ाहट। लिनली के आसपास का स्थान जोर से कांप उठा, जिससे ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने ऑर्लोफ को उड़ा दिया। लिनली उस ऊर्जा की लहर के बीच चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, मानो युद्ध का कोई अजेय देवता हो। अकल्पनीय, अकल्पनीय। अपने दुश्मन से यह प्रहार सहने के बाद लिनली ने पूरी तरह से अपने आत्मा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उसका शरीर एक अद्भुत विकास से गुजर रहा था। लिनली को इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी संप्रभुता की चिंगारी सचमुच पिघल जाएगी। बिल्कुल सही, वे पिघल गए, मानो बर्फ के टुकड़े हों। सॉवरेन स्पार्क्स अविनाशी रूप से मजबूत थे और अनगिनत सालों के बावजूद कभी नष्ट नहीं हुए थे, लेकिन वे वास्तव में पिघलने लगे थे। उस धूसर ऊर्जा से घिरे लिनली की 4 जुड़ी हुई सॉवरेन स्पार्क्स सचमुच पिघलने लगीं। सॉवरेन स्पार्क्स के भीतर मौजूद 4 तलवार जैसी आत्माएं प्रकट हुईं और 4 तलवार जैसी आत्माएं, साथ ही मुख्य शरीर की तलवार जैसी आत्मा भी उस धूसर ऊर्जा में डूबने के बाद रूपांतरित होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी कोकून से आजाद होकर तितली बन रही हों। धीरे धीरे 5 तैरती तलवारनुमा आत्माएं आपस में मिल गईं, बहते तरल पदार्थ की तरह विलीन हो गईं और अंततः एक तलवारनुमा आत्मा में बदल गईं। इस तलवारनुमा आत्मा का रंग बदलने लगा। पहले यह नीला था, फिर मिट्टी जैसा पीला, फिर यह ज़ेड रंग में बदल गया, उसके बाद ये लाल हो गया और अंत में ये पूरी तरह से पारदर्शी हो गया।
लगभग अदृश्य, पारदर्शी, तलवारनुमा आत्मा। धमाका। लिनली के 4 सॉवरेन क्लोन, सॉवरेन की चिंगारी और आत्मा दोनों से रहित, पूरी तरह से ढह गए। अब केवल एक शरीर और एक पारदर्शी तलवार के आकार की आत्मा बची थी। इस परिवर्तन ने उस धूसर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था, पूरी तरह से अकल्पनीय। हालांकि उसकी आत्माएं आपस में विलीन हो चुकी थीं और उसने अपनी सर्वोच्च चमक भी खो दी थी, लिनली 4 तात्विक सागरों के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह उनसे 4 प्रकार की सर्वोच्च शक्तियां सहजता से प्राप्त कर सकता था। और केवल इतना ही नहीं, लिनली प्रकाश के तात्विक सागर, अंधकार के तात्विक सागर और शक्ति के स्रोत के रूप में काम करने वाले अन्य सभी स्तरों को भी महसूस कर सकता था। लिनली केवल एक विचार से हर प्रकार की सर्वोच्च शक्ति को बुला सकता था। मेरी इच्छा शक्ति चली गई है। लिनली ने पाया कि उसकी संप्रभु चिंगारी भस्म हो जाने और उसकी आत्माएं एक हो जाने के बाद उसकी मूल इच्छा शक्ति लुप्त हो गई थी। बस लिनली को आसपास के स्थान पर एक अनोखे नियंत्रण का एहसास हुआ। नियंत्रण की यह भावना मानो दुनिया का ये हिस्सा उसका अपना क्षेत्र था। उसे इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं थी, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। वह बस दुनिया की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी दुश्मन को सीमित कर सकता था और उन सभी को मार सकता था। यह नामुमकिन है। ऑर्लॉफ, जो हमेशा से अजेय रहा था, मानो पागल हो गया हो। वह बार बार लिनली पर वार करने के लिए अपने ओवरगॉड हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन लिनली के शरीर से निकल रही ऊर्जा तरंगें उसे दूर ही रहने पर मजबूर कर रही थीं, और वह पास नहीं जा पा रहा था। ये सब देख रहे सभी सॉवरेन अवाक रह गए। अभी जो हुआ था वह उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। लिनली ने जो शक्ति प्रकट की थी वह सॉवरेन के दायरे से भी परे थी। क्या वह ओवरगॉड बन गया है? मृत्यु के प्रमुख शासक ने बुदबुदाया। पास ही खड़े विनाश के प्रमुख शासक की ठुड्डी ऊपर उठी और वह बार बार पलकें झपका रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवित प्राणी वास्तव में ओवरगॉड स्तर तक प्रशिक्षित हो सकें? हाँ, कमाल है। स्काइरॉइड पर्वतों में ब्लूफायर और बेरूथ ऑर्लॉफ को पागलों की तरह हमला करते हुए देख रहे थे, लेकिन लिनली के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? एक शांत, धीमी आवाज गूंजी। उस ऊर्जा तरंग से घिरे लिनली ने आंखें खोलीं और सामने खड़े ऑर्लॉफ की ओर देखा। इस क्षण लिनली मानो तलवार जैसा लग रहा था। उसकी आत्मा के रूपांतरण के बाद मानो उसमें से एक तलवार फूट पड़ी हो। लिनली को देखते ही उनके दिल कांप उठे। भाग्य के प्रमुख शासक ने अपनी भाग्य देवता तलवार को जोर से हाथ से बाहर निकाला और उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता, क्योंकि लिनली का दाहिना हाथ भाग्य देवता तलवार को पकड़े हुए था। यह ओवरगॉड तलवार। लिनली ने आह भरी। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो यह ओवरगॉड तलवार इतनी भी मजबूत नहीं थी। लिनली के दाहिने हाथ ने बस थोड़ा सा दबाव डाला। ट्रैक, एक स्पष्ट बजती हुई ध्वनि। यह इस बात का प्रतीक था कि उस उत्कृष्ट अतुलनीय ओवरगॉड कलाकृति को लिनली ने वास्तव में 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। कितना साधारण। लिनली ने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और उसके हाथ में मौजूद ओवरगॉड तलवार का आधा हिस्सा आसमान से नीचे समुद्र में गिर गया। प्लॉन्क, वह समुद्र में डूब गया। सभी तमाशबीन सम्राट एक बार फिर अवाक रह गए, यहाँ तक कि भाग्य के प्रमुख सम्राट भी अपने हाथ में पकड़ी हुई ओवरगॉड तलवार के बचे हुए आधे हिस्से को देखकर स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही उनके शब्द गूंजे, स्विश, ऑर्लॉफ का शरीर अचानक एक प्रकाश की किरण में बदल गया और वह तेज गति से दूर भाग गया। अब भी ऑर्लॉफ को एक हल्की सी उम्मीद थी कि वह जिंदा बच सकता है। उसकी मातृभूमि एक भौतिक लोक थी और वह उसमें भाग जाना चाहता था। ऑर्लॉफ अपना शोध तब तक जारी रखेगा जब तक वह दिन न आ जाए जब वह लिनली से आगे निकल जाए। उसे लगा कि लिनली की आक्रमण शक्ति तो बढ़ गई थी, लेकिन उसकी गति जरूरी नहीं कि बड़ी हो। दुर्भाग्य से तुम भागना चाहते हो? लिनली का शरीर चमक उठा और वह सचमुच एक ही पल में अनगिनत किलोमीटर पार करके ऑर्लॉफ से पहले पहुंच गया। उसकी गति ऑर्लॉफ से अनगिनत गुना तेज थी। ऑर्लॉफ की आंखों का दृढ़ अडिग भाव धुंधला गया। मैं हार गया, पूरी तरह हार गया। वह समझ गया कि लिनली, जो भाग्य के ओवरगॉड तलवार को आसानी से तोड़ सकती थी, निश्चित रूप से उसके रक्षात्मक ओवरगॉड कवच को भी आसानी से भेद पाएगी। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ की आंखें अचानक फिर से चमक उठीं और उसने लिनली को घूरा। लिनली, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मारने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल करोगे। हालांकि वे दुश्मन थे, फिर भी लिनली को ऑर्लॉफ के लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई। उसकी पागलपन की प्रशंसा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली हमला करूंगा। लिनली ने 2 उंगलियां आपस में दबाईं और उनसे एक तलवार बनाए। लगभग 1.5 मीटर लंबी एक धुंधली धूसर तलवार धीरे धीरे उभरी। जैसे ही धुंधली धूसर तलवार का ये भ्रम पैदा हुआ, आसपास का स्थान कांपने लगा और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। ऑर्लॉफ ने ध्यान से उस मायावी तलवार को देखा। उसका ध्यान एकाग्र था। फुफ, तलवार हवा में चीरती हुई निकली। लिनली का सबसे शक्तिशाली तलवार प्रहार आखिरकार सामने आया। उसका तलवार का इरादा 4 प्रकार की शक्तियों से मिलकर बना हुआ। धमाका, एक भयानक धमाका हुआ, एक अभूतपूर्व विस्फोट। लिनली की तलवार ने मानो दुनिया में एक भयानक बदलाव ला दिया हो। लगभग 10,000 किलोमीटर परिधि वाला एक विशाल, भयावह ब्लैक होल लिनली के सामने प्रकट हुआ।
इस छिद्र से असंख्य मात्रा में घनी धूसर ऊर्जा निकली, जो नारकीय क्षेत्र में फैलती हुई चारों ओर फैल गई। अच्छा नहीं, ये धूसर ऊर्जा इतनी तेजी से फैली कि लगभग एक पल में ही अनगिनत लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर गई। 11 सम्राट, जो भागने में थोड़े धीमे थे, इसके संपर्क में आ गए, और जिस किसी चीज को भी धूसर ऊर्जा ने छुआ, वह तुरंत शून्य में बदल गई। यहाँ तक कि उनकी संप्रभुता की चिंगारियां भी पिघलकर शून्य में विलीन हो गईं। ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से मृत्यु के क्षेत्र में बदल गया। अभी मृत्यु और विनाश के प्रमुख शासक और अन्य जीवित बचे लोग इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे सफेद पड़ गए। अभी लिनली की तलवार से निर्मित भयानक ब्लैक होल ने असीम मात्रा में धूसर ऊर्जा उगल दी थी, जो विनाश का प्रतीक थी। धूसर ऊर्जा से छुई कोई भी चीज, चाहे वह साधारण देवता हो या शक्तिशाली शासक, यहाँ तक कि निर्जीव चट्टानें और पानी भी शून्य में बदल गए। एक कदम और धीमा होता तो हम सब मर जाते। विनाश के प्रमुख शासक बेहद तनाव में थे। अभी वह क्या था? बचे हुए शासक पूरी तरह से भयभीत थे। हालांकि उन्होंने देखा था कि लिनली कितना शक्तिशाली था। वे पहले कभी इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने अब थे। वह काला छेद जिसने अचानक उस धूसर ऊर्जा को उगल दिया था, बेहद भयानक था। निकटवर्ती शासक सभी मर गए, उनके शासक की चिंगारी भी नहीं बची। मृत्यु के प्रमुख शासक का चेहरा राख सा हो गया था, और वह लिनली, वह भी उस धूसर ऊर्जा से घिरा हुआ था और शून्य में परिवर्तित हो गया था। धूसर ऊर्जा ने एक ऐसा क्षेत्र निर्मित कर दिया था जिसे सम्राट अपनी दिव्य इंद्रियों से नहीं देख पा रहे थे। इन सम्राटों को ठीक ठीक पता नहीं था कि उस क्षेत्र में धूसर ऊर्जा के फैलने पर क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो उन्हें पक्की थी, उस क्षेत्र के भीतर सब कुछ शून्य में बदल गया था। लिनली, बेरूत का चेहरा राख सा हो गया था। ब्लूफायर का चेहरा भी पूरी तरह से रक्तहीन था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि घटनाओं का ऐसा विस्मयकारी मोड़ आएगा। लिनली, जिसकी शक्ति अचानक आसमान छू गई थी, वास्तव में उस भयानक धूसर ऊर्जा में विलीन हो गई और गायब हो गई। अब तक धूसर ऊर्जा ब्लैक होल की ओर वापस लौट रही थी। वह पूरी तरह से गायब हो गई और ब्लैक होल भी धीरे धीरे सिकुड़ रहा था और अंततः गायब हो गया। इस भयानक ऊर्जा तरंग ने पूरे नरक लोक में खलबली मचा दी। ये जगह कहाँ है? लिनली ने अपने आसपास के वातावरण को घूरा। आसपास का स्थान उस अजीब धुंधली धूसर ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी अपनी 4 प्रकार की संप्रभु शक्तियां आपस में मिलकर ठीक उसी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण कर रही थीं, जिसने उसके शरीर और आत्मा को रूपांतरित कर दिया था। अभी उसकी तलवार के प्रहार ने मानो आकाश को चीर दिया हो, जिससे यह ऊर्जा कई संप्रभुओं की मृत्यु का कारण बन गई। लिनली ने मुड़कर देखा तो उसे एक पारभासी झिल्ली दिखाई दी। पारभासी झिल्ली के दूसरी तरफ अव्यवस्थित जगह थी। मैं कहाँ हूँ? लिनली की नजर अचानक तेज हो गई जब वह अपने सामने देख रहा था, क्योंकि कोई उसके सामने प्रकट हुआ था। यह व्यक्ति सादे भांग के कपड़े पहने हुए था। उसके सिर पर बिखरे बिखरे बाल थे। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर एक बेहद उत्साहित मुस्कान थी। हाँ, हजारों महाकल्प बीत गए, लेकिन मेरा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। 1000 ग्रैंड कल्प। लिनली पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। दूसरे भाई, मेरे साथ आओ। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, फिर हाथ बढ़ाया। उसने लिनली का हाथ पकड़ लिया और उसे तेज गति से आगे खींच लिया। लिनली को ये देखकर हैरानी हुई कि इस अधेड़ उम्र के आदमी का हर एक कदम असीम दूरी तय करता था। उसकी गति लिनली से कहीं ज्यादा तेज थी। तुम मुझे दूसरा भाई क्यों कहते हो? लिनली ने हैरानी से उसकी ओर देखा। और तुम कौन हो? हाँ, क्योंकि अनगिनत सालों के बाद आप ही वो पहले इंसान हैं जो ब्रह्मांड के बंधनों को तोड़कर इस जगह, इस होनमिंग ग्रैंडमिस्ट में प्रवेश कर पाए। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने खुलकर हंसते हुए कहा, ब्रह्मांड क्या है? लिनली ने जल्दी से पूछा, आपने कहा था कि मैंने ब्रह्मांड के बंधन तोड़ दिए हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन अनगिनत लोकों में मैं रहता हूँ वे ही ब्रह्मांड हैं? ज्यादा सटीक रूप से कहें तो अनगिनत भौतिक स्तर, 7 दिव्य स्तर, 4 उच्चतर स्तर, विभिन्न लघु स्तर और अव्यवस्थित अंतरिक्ष, ये सब मिलकर एक संपूर्णता बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड कहा जा सकता है। अधेड़ उम्र का आदमी बोलते हुए मुस्कुराया। इस ऊर्जा के बारे में क्या? मैं इसे ग्रैंडमिस्ट स्पिरिट एनर्जी कहता हूँ। लिनली ने गहरी सांस ली। सचमुच, भाग्य के अधिपति ने महसूस किया था कि मानो कोई अदृश्य हाथ अनगिनत विमानों को नियंत्रित कर रहा है और वह इस नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था मानो वह अदृश्य हाथ लिनली के सामने खड़ा वह रहस्यमय अधेड़ आदमी हो। ग्रैंडमिस्ट आत्मा ऊर्जा। लिनली ने ध्यान से उस आदिम धूसर ऊर्जा को देखा। मेरा घर आगे है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सामने की ओर इशारा किया। उस अनंत आदिम ऊर्जा के बीच में एक द्वीप था जिसकी परिधि केवल कुछ दर्जन मीटर थी। इस द्वीप के ऊपर एक फूस की झोपड़ी बनी थी और झोपड़ी के किनारे एक घना टेढ़ा मेढ़ा बौना पेड़ था। पेड़ के नीचे एक पत्थर की मेज और 2 पत्थर की बेंचें थीं। पहले बैठो, फिर बातें करते हैं। अधेड़ उम्र का आदमी बैठते हुए हंसा। सवालों से घिरी लिनली भी बैठ गई। जरा देखो। अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ हिलाया और तुरंत एक पानी जैसा दर्पण बन गया। दर्पण से एक विशाल गोला निकला और इस गोले के चारों ओर 4 और भी छोटे गोले थे। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा और दाईं ओर वाले छोटे गोले की ओर इशारा किया। यही वह ब्रह्मांड है जिसमें तुम रहते हो क्या? लिनली ने मुंह खोले घूरा। मेरे जैसे 3 और कॉस्मोस हैं और एक उससे भी बड़ा। लिनली सचमुच दंग रह गई। बीच में स्थित ब्रह्मांड मुख्य ब्रह्मांड है, जबकि उसके चारों ओर स्थित 4 ब्रह्मांड गौण ब्रह्मांड हैं। ये मुख्य ब्रह्मांड के आकार का केवल 10वां हिस्सा है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। विभिन्न ब्रह्मांड सभी होनमिंग ग्रैंडमिस्ट क्षेत्र में मौजूद हैं।
जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम होंगमिंग है, ग्रैंडमिस्ट। लिनली ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। दरअसल अधेड़ उम्र के आदमी ने आह भरी। लिनली, मैं तुम्हें इस तरह समझाता हूँ। बहुत पहले इस ग्रैंडमिस्ट क्षेत्र ने मुझे जन्म दिया था। मैं ग्रैंडमिस्ट के भीतर अकेला जीवित प्राणी था। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत लंबे समय के बाद मैं ऊब गया था। मुझे अचानक एक अंतर्दृष्टि का एहसास हुआ और मैंने ब्रह्मांड का निर्माण शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने मुख्य ब्रह्मांड बनाया, लेकिन मुझे लगा कि यह अपने आप में पर्याप्त स्थिर नहीं है, इसलिए मैंने 4 और छोटे द्वितीयक ब्रह्मांड बनाए, जिससे एक स्थिर ब्रह्मांड बना। लिनली ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड के निर्माण में मैंने जिस ऊर्जा का उपयोग किया वह ये ग्रैंडमिस्ट आत्मा ऊर्जा थी। होंगमिंग हंसा और उसने आदिम धूसर ऊर्जा की ओर इशारा किया। ब्रह्मांड में मैंने विभिन्न जीवों की रचना की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्रजातियां संतुलन में विकसित हो सकें। मुझे कई नियम और आदेश निर्धारित करने पड़े। होंगमिंग हंसा। उदाहरण के लिए, आपके गृहनगर में उस द्वितीयक ब्रह्मांड में 4 अधिदेवता वास्तव में मेरे द्वारा ही बनाए गए थे। मेरे द्वारा स्थापित 4 आदेशों के आधार पर वे केवल मेरे आदेशों का पालन कर सकते हैं, उनमें जरा भी भावना नहीं है। लिनली का दिल कांप उठा। तो ये 4 ओवरगॉड सिर्फ औजार थे जिन्हें इस होंगमिंग ने बेतरतीब ढंग से बनाया था। ब्रह्मांड जितना बड़ा होता है उतना ही स्थिर होता है। मैंने ग्रैंडमिस्ट के एक हिस्से को धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्वों में रूपांतरित होने दिया। इन 5 प्रकार की ऊर्जाओं ने प्राथमिक ब्रह्मांड की नींव रखी और फिर यंग और यांग, 2 विरोधी प्रकार की ऊर्जाओं और साथ ही बिजली की विपत्ति शक्ति को जन्म दिया। होंगमिंग हंसा। 4 द्वितीयक ब्रह्मांडों की बात करें तो वे छोटे थे, इसलिए उन्हें पंचतत्वों की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार मैंने ग्रैंडमिस्ट की आदिम ऊर्जा को 4 मूल प्रकार की ऊर्जाओं में नियंत्रित किया: पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। फिर उन्होंने प्रकाश और अंधकार और साथ ही बिजली की विपत्ति शक्ति को जन्म दिया। ग्रैंडमिस्ट पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु में परिवर्तित हो गया। लिनली दंग रह गया। उसे समझ आने लगा था। मुख्य ब्रह्मांड धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी 5 तत्वों के आधार पर बना था। जहाँ तक द्वितीयक ब्रह्मांड की बात है, वे 4 प्रकार की ऊर्जाओं पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के आधार पर बने थे। हालांकि मैंने मुख्य ब्रह्मांड और 4 गौण ब्रह्मांड बनाए हैं, फिर भी ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जीवों के लिए बाहरी दुनिया में भागना बहुत ही मुश्किल है। होंगमिंग ने आह भरी। बहुत मुश्किल? लिनली ने हैरान होकर पूछा। ठीक है, मुख्य ब्रह्मांड असीम रूप से विशाल है। यहाँ अनगिनत जीव हैं जो आपके द्वितीयक ब्रह्मांड के अधिपतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इनमें देवराज और यहाँ तक कि परम दिव्य भी हैं, जो अंतरिक्ष और काल के नियमों को समझने में सक्षम हैं। अगर वे आपके द्वितीयक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएं, तो वे उस ब्रह्मांड के बंधनों को तोड़ सकते हैं। लिनली दंग रह गया। उस ब्रह्मांड के विशेषज्ञ वास्तव में इतने अधिक थे। हालांकि द्वितीयक ब्रह्मांड की स्थिरता मुख्य ब्रह्मांड से कमतर है, और इसलिए मैं समय और स्थान के नियमों को समझने में सक्षम जीवों को उनके भीतर रहने की अनुमति नहीं दूंगा। इसलिए द्वितीयक ब्रह्मांड के भीतर स्थान और समय में प्रशिक्षण असंभव है। अधिक से अधिक कुछ जन्मजात दिव्य क्षमताएं ही उन्हें प्रभावित कर पाएंगी। होंगमिंग हंसा। लिनली ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन लिनली, तुम्हारी शक्ति का वर्तमान स्तर मुख्य ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्य देवताओं से भी आगे निकल गया है। होंगमिंग हंसा। ओह, लिनली को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि तुम्हारे पास एक ग्रैंडमिस्ट बॉडी है। होंगमिंग हंसा। 2 प्रकार के शक्तिशाली शरीर होते हैं। सबसे शक्तिशाली अजगंतव्य जुवानहुआंग बॉडी है, जबकि थोड़ा कमजोर ग्रैंडमिस्ट बॉडी है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ग्रैंडमिस्ट ऊर्जा का सबसे बुनियादी स्तर है। यहाँ तक कि मुख्य ब्रह्मांड के सर्वोच्च दिव्य प्राणी भी, जो इस स्थान में प्रवेश करते हैं, ग्रैंडमिस्ट ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। चूंकि ग्रैंडमिस्ट बॉडी का निर्माण शुरू से ही ग्रैंडमिस्ट ऊर्जा से होता है, इसलिए यहाँ ग्रैंडमिस्ट ऊर्जा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। होंगमिंग ने समझाया। तो फिर ये अविनाशी जुवानहुआंग शरीर कहाँ से आता है? लिनली ने पूछा। बाद में जब तुम भी एक ब्रह्मांड की स्थापना करोगे, तो तुम स्वाभाविक रूप से जुवानहुआंग ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर दोगे, जो तुम्हारे शरीर में एकत्रित होकर उसे फिर से शक्तिशाली बना देगी। तब तुम्हें सबसे शक्तिशाली अविनाशी जुवानहुआंग शरीर प्राप्त होगा। होंगमिंग हंसा। मैं एक ब्रह्मांड बनाऊं? लिनली दंग रह गई। हाँ, जैसे मैंने बनाया था। होंगमिंग हंसा। मुझे ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के जीवन मरण की जरा भी परवाह नहीं है। मैं किसी भी समय अनगिनत जीव बना सकता हूँ। मुझे सिर्फ उनकी परवाह है जो अपने आप अपने ब्रह्मांड के बंधनों से मुक्त होकर इस जगह पर जीवित रह सकते हैं। तुम मेरे भाई होने के योग्य हो, होंगमिंग। होंगमिंग हंसा और हाथ हिलाया, और पास के पेड़ से अचानक एक पत्ता नीचे तैर आया। पत्ता रोशनी से चमक उठा। मैंने इस पत्ते में ब्रह्मांड बनाने की विधियां अंकित कर दी हैं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके इसे देखो और तुम सब कुछ समझ जाओगे। होंगमिंग ने पत्ता लिनली को दे दिया। लिनली ने होंगमिंग की ओर देखा, फिर उसे स्वीकार कर लिया। यह लिनली के मन में ज्ञान की अनगिनत धाराएं उमड़ पड़ीं। एक पल में ग्रैंडमिस्ट क्षेत्र के बारे में लिनली की समझ अत्यंत गहन स्तर पर पहुंच गई। वह ग्रैंडमिस्ट के विभिन्न उपयोगों को भी पूरी तरह समझ गया, जैसे कि इसे 5 तत्वों में कैसे विभाजित किया जा सकता है, या पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु में कैसे विभाजित किया जा सकता है। तो मेरे लिए ब्रह्मांड को भेदने के लिए कितने सारे संयोगों की जरूरत थी। ये कितना मुश्किल था। लिनली अब पूरी तरह समझ गई थी। ठीक है, होंगमिंग ने सिर हिलाया और हंसा। तुम्हारे पास पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के 4 क्लोन थे। अगर तुम्हारे पास एक ज्यादा होता तो काम नहीं चलता, अगर एक कम होता तो भी काम नहीं चलता।
और फिर तुमने सफलतापूर्वक आत्मा परिवर्तन किया। इससे तुम्हें एक मौका मिला, लेकिन ब्रह्मांड में 4 प्रकार की ऊर्जाएं असल में 4 अलग अलग प्रकार की संप्रभु ऊर्जाएं हैं। तुम्हें उन 4 प्रकार की संप्रभु ऊर्जाओं को नियंत्रित करना और उनका सम्मिलन करना था, और इसलिए तुम्हें 4 संप्रभु चिंगारियों का सम्मिलन करना पड़ा। लिनली हंसा और कड़वाहट से सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था। उसके पास पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के 4 क्लोन थे। फिर उसकी आत्मा में उत्परिवर्तन हुआ और फिर वह चारों तत्वों का अधिपति बन गया। तभी वह 4 प्रकार की अधिपति ऊर्जा को ग्रैंडमिस्ट ऊर्जा में विलीन कर पाया था। हर एक कदम की कठिनाई बहुत ज्यादा थी। मुख्य ब्रह्मांड से मुक्त होना भी उतना ही कठिन है। ग्रैंडमिस्ट शांत स्वर में हंसा। यही कारण है कि 1000 से ज्यादा ग्रैंड कल्पों के बाद भी आप ही यहाँ उभरे हैं। बड़े भाई होंगमिंग, आपने 1000 से भी ज्यादा महाकल्पों की बात की। एक महाकल्प वास्तव में कितने लंबे होते हैं? लिनली बता सकता था कि महाकल्प समय की एक इकाई है, लेकिन कितने लंबे? प्रत्येक महाकल्प 6 खरब वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। होंगमिंग हंसा। लिनली ने गहरी सांस ली। 1000 से ज्यादा महाकल्प 6 खरब वर्षों से भी ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते थे। उसके अपने ब्रह्मांड में हर खरब वर्ष में एक प्लेन युद्ध होता था। ऐसा लगता था मानो लाखों प्लेन युद्ध हुए हों। कितना अविश्वसनीय! लिनली ने प्रशंसा में आह भरी। बड़े भाई होंगमिंग, आपके चारों गौण ब्रह्मांडों की संस्कृतियां अलग अलग हैं। मेरा घरेलू ब्रह्मांड जादुई ब्रह्मांड है। बाकी 3 ब्रह्मांड मशीन ब्रह्मांड, जैवरूप ब्रह्मांड और अमर शैतान ब्रह्मांड हैं। जहां तक मुख्य ब्रह्मांड की बात है, इसमें सब कुछ समाहित है। अविश्वसनीय! लिनली अब पूरी तरह से स्तब्ध था। अब उसे एहसास हुआ कि मौलिक नियमों के अलावा प्रशिक्षण के और भी कई तरीके थे जो बिल्कुल अलग थे। मशीनें थीं, जैविक रूप थे, और यहाँ तक कि अमर और शैतान साधना पथ भी थे। हाँ, आगे चलकर तुम अपना कॉस्मोस भी बनाओगे। जब तुम्हारे पास समय होगा, तुम मेरे कॉस्मोस में जाकर देख सकते हो। होंगमिंग हंसा। ओह, इससे पहले तुम्हें कुछ तो देखना ही होगा। क्या? लिनली उलझन में पड़ गया। होंगमिंग ने हाथ हिलाया और तुरंत अनगिनत किलोमीटर दूर से एक सुनहरा झंडा उड़कर लिनली के पास आ गिरा। इस सुनहरे झंडे में एक विस्मयकारी प्रतिष्ठा थी जिसने लिनली का दिल दहला दिया। ये लगभग 6 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा था। ओह, पीछे शब्द हैं। लिनली ने उन्हें तुरंत देख लिया। इस सुनहरे बैनर के पीछे एक शब्द था जो लगभग बैनर के आकार का ही था। ये शब्द बहुत अनोखा था। लिनली को यकीन था कि उसने यह भाषा पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन जैसे ही उसने इसे देखा, उसे इन शब्दों का अर्थ समझ आ गया। मेंग, धुंध, ये गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर है। होंगमिंग हंसा। ये भी ग्रैंडमिस्ट स्पेस से ही पैदा हुआ है। गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर की पहली लाइन देखो। लिनली ने उसे देखा। गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर की पहली लाइन पर एक ही शब्द लिखा था, होंग ग्रैंड, या सटीक रूप से कहें तो गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर के ऊपरी बाएं कोने में सिर्फ यही एक शब्द लिखा था। जिस किसी का भी नाम इस गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर पर होगा, वह ग्रैंडमिस्ट क्षेत्र का नियंत्रक बन जाएगा। ग्रैंडमिस्ट क्षेत्र का नियंत्रक बनकर आप किसी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पाएंगे और लगभग सभी जीवित प्राणियों के भाग्य की गणना कर पाएंगे। होंगमिंग हंसा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर पर हो, तो आपको कम से कम अपने ब्रह्मांड को तोड़कर ग्रैंडमिस्ट क्षेत्र में आना होगा। लिनली, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश नियंत्रित करो और उसे बैनर में भेजो, होंगमिंग ने कहा। लिनली ने सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ अंश बाहर निकाला। गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर ने तुरंत ही उस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और पहली पंक्ति में होंग अक्षर के बगल में एक और अक्षर प्रकट हुआ, लिन। तुरंत लिनली का दिमाग एक बार फिर जानकारी से भर गया, साथ ही कई दिव्य क्षमताएं भी। तो ग्रैंडमिस्ट नियंत्रकों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। लिनली हंसने लगा। मैं भी आपके जैसा ही हूँ बड़े भाई, हम प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट नियंत्रक हैं। स्वाभाविक रूप से ग्रैंडमिस्ट स्पेस विशाल और अंतहीन है, लेकिन स्थिरता के कारणों से गोल्डन ग्रैंडमिस्ट बैनर हमें ज्यादा से ज्यादा 4 कॉस्मोस बनाने की अनुमति देगा, जैसे कि मैंने बनाए गए मुख्य कॉस्मोस। स्वाभाविक रूप से केवल 4 प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट नियंत्रक होंगे। 5वें नियंत्रक की रैंकिंग स्वाभाविक रूप से कम होगी और बाकी सभी हमारे द्वारा सीमित होंगे। लिनली ने सिर हिलाया। केवल सर्वोच्च रैंकिंग वाले ग्रैंडमिस्ट नियंत्रक ही सब कुछ समझ सकते हैं। आज से मेरा अपना एक नया नाम होगा। फिर लिनमेग, लिनली ने आह भरी। ठीक है, भविष्य में आप जो ब्रह्मांड बनाएंगे उसे लिनमेग ब्रह्मांड के नाम से जाना जाए। होंगमिंग हंसा। लिनली के चेहरे पर गंभीरता का भाव झलक रहा था। हाय मेरे दादाजी डोहइंग। ग्रैंडमिस्ट कंट्रोलर बनने के बाद लिनली समझ गया कि जिस व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो गई हो, उसे जीवित करना असंभव है। लेकिन लिनली एक नया जीवन रचने में सक्षम था। वह एक नए हूबहू दादाजी डोहइंग को जन्म दे सकता था, जिसकी यादें भी दादाजी डोहइंग जैसी ही हों। लेकिन वह केवल एक प्रति होगी, वह असली दादाजी डोहइंग नहीं होंगे। दादाजी डोहइंग, लिनली ने चुपचाप दादाजी डोहइंग को अपने दिल में उकेर लिया। ग्रैंडमिस्ट कंट्रोलर बनने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा था। लिनली की सोच बदल गई थी और वह पहले से कहीं ज्यादा सहज और सहज हो गया था। ओह बड़े भाई, लगता है मुझे वापस जाना होगा। लिनली हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, तुम्हारे परिवार वाले पागल हो रहे हैं। होंगमिंग हंसा। ठीक है, तुम्हारा घर कॉस्मोस, भविष्य में तुम इसे संभालने में मेरी मदद कर सकते हो। अब तुम एक ग्रैंडमिस्ट नियंत्रक हो। तुम्हारी दिव्य क्षमताएं मेरी क्षमताओं से ज्यादा कमजोर नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं तो क्या होगा? लिनली मुस्कुराई।
तो फिर तुम्हें मुझे एक नया बनाने में मदद करनी होगी, बस। होंगमिंग लापरवाही से हंस पड़ा। एक ब्रेंडमिस्ट नियंत्रक के रूप में जो एक कॉस्मोस बनाने में सक्षम था, ये सच था कि लिनली की कई क्षमताएं हांगमिंग से कमजोर नहीं थीं। हालांकि चूंकि उसने अभी तक एक नया कॉस्मोस नहीं बनाया था, इसलिए लिनली की क्षमताएं थोड़ी कमजोर थीं। तो अब मैं वापस जाऊंगा। लिनली मुड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। उस कदम से उसने एक अथाह लंबी दूरी पार की, फिर नरक लोक के तल में प्रवेश किया। अराजक सागर के ऊपर हवा में आसमानी नीले वस्त्र पहने लिनली वहां खड़े होकर शांति से हंसा। इतने सारे सॉवरेन मर गए, मुझे सॉवरेन की चिंगारियों को फिर से भरना होगा। अपने हाथ की एक लहर से लिनली ने एक के बाद एक सॉवरेन चिंगारियों को प्रकट करना शुरू कर दिया। उसके हाथों से एक के बाद एक सॉवरेन चिंगार फूट पड़े और फिर लिनली ने स्काइरॉइड पर्वतों की ओर देखा। एक कदम चलकर लिनली गायब हो गई। जब लिनली अपने घर कॉस्मोस से पहली बार विदा हुआ था तो उसका परिवार बेचैन हो गया था। अब सब लोग उसकी जागीर में इकट्ठा थे और वहां इतनी शांति थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। बॉस, बॉस, बेबे के आंसू बह रहे थे। मैं अब अपने बॉस की आध्यात्मिक आभा को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही हूँ। डेलिया वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बेरूथ और ब्लूफायर ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी। पिताजी, वेड, टेलर और साशा सभी बहुत दुखी थे। तीसरा भाई जॉर्ज, येल और रेनॉल्ड्स भी साथ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। सभी ने आशा बनाए रखी थी, लेकिन जब बेबे ने कहा कि वह अब लिनली की आध्यात्मिक आभा को महसूस नहीं कर सकता तो सभी निराश हो गए। ऐसा क्यों हुआ? लिनली की माँ लीना पहले ही आंसुओं से लथपथ हो चुकी थी। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। पास खड़ा हॉग उसे अपनी बाहों में लिए हुए मन ही मन आहें भर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे ही सब लोग दुख में डूबे, अचानक बेबे की आंखें अचानक चमक उठीं। पहले तो वह लिनली की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन अब वह महसूस कर सकता था। दरअसल लिनली पहले ही इस ब्रह्मांड को छोड़ चुका था, तो बेबे लिनली के अस्तित्व को कैसे महसूस कर सकता था? लेकिन अब जब लिनली वापस आ गया था तो बेबे स्वाभाविक रूप से उसे फिर से महसूस कर पा रहा था। डेलिया अभी भी अपनी यादों और गहरे दुख में खोई हुई थी, लेकिन उसकी धुंधली दृष्टि में अचानक कहीं से एक जानी पहचानी आकृति प्रकट हुई। डेलिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उस आकृति की ओर ध्यान से देखा। बॉस, बेबे ने खुशी से पुकारा। वह सबसे पहले बोला। बाकी लोग आंखें फाड़े उस आदमी को घूर रहे थे जो कहीं से प्रकट हो गया था। आसमानी नीले रंग के वस्त्र पहने एक आदमी, उसका जाना पहचाना चेहरा। तीसरा भाई येल, जॉर्ज और रेनॉल्ड्स एक साथ दौड़े। लिनली, पिताजी, बड़े भाई।